हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज है 23 मार्च और आज था ईएमआरएस प्रिंसिपल का एग्जाम। उसी के आंसर हम देखने वाले हैं, क्या क्वेश्चंस थे, क्या आंसर थे, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों ही सेक्शन था। ये करूँ तो सेट जो ये मेरे पास है, ये मेरे पास है A9, इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो अपने आंसर्स है वो आप मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मैंने आपको जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि इंडिया के नंबर 1 टीचिंग इंस्टीट्यूट है हम, जो आपको प्रोवाइड करते हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर जैसे पोस्ट के लिए प्रिपरेशन, ऑनलाइन क्लासेस, लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड क्लासेस हमारे पास और नोट्स बाय द कोरियर। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना नाम लिखेंगे, स्पेस देके सिटी, स्पेस देके एग्जाम का नाम और शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। अगर आप ढूंढ रहे हैं ऐसा स्टडी मटेरियल जहां पर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो, चाहे वो आप यूपीएससी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, या केवीएस, एनवीएस, असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर, या फिर ईएमआरएस प्रिंसिपल, क्योंकि ईएमआरएस की फेज 3 की रिक्रूटमेंट आने वाली है दिसंबर 2026 में नोटिफिकेशन। तो जो है अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर रहेगा 8447410108। इस तरीके से आपके पास कोरियर के माध्यम से पहुंच जाते हैं आपकी बुक्स जो है आपके पास कंप्लीटली पैक होके, या जो है आप पैन इंडिया डिलीवरी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो पोर्टर के माध्यम से आपको सेम डे डिलीवरी मिल जाती है। आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे स्टडी पोर्टल एकेडमी, यहाँ पर हमारे पास सभी कोर्सेज अवेलेबल है फॉर द नेक्स्ट वैकेंसी आल्सो, चाहे वो यूपीएससी है हमारा, चाहे वो हमारा केवीएस, एनवीएस है, या फिर हमारा ईएमआरएस है। इसमें आपका सारा सिलेबस कवर है आपका, चाहे इसमें हम बात करें क्लासेस की, नोट्स की, या फिर टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव, सारी चीजें आपकी यहाँ पर जो है कवर की गई है। तो ये जो सेक्शन है हमारा, ये जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ये मेरे पास है आपका A9, ठीक है, A9 सेट है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं आपका पास जो भी क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। तो ये एमआरएस का टीयर 2 है। हमें पता है कि जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है उसमें हमारे पास था एडमिन एंड फाइनेंस एंड एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, तो वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है असर्शन एंड रीजंस के बेसिस पर। तो जो है कुछ थोड़ा सा कट है, लेकिन आपको सारे आंसर जो है सही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहला जो कथन दिया गया है असर्शन ए, ये क्या कहता है? ये कहता है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस स्टूडेंट लर्निंग ओनली ऑन इन प्राइमरी स्टेज। इसकी भौतिक अवसंरचना विद्यार्थियों के अधिगम को केवल प्रारंभिक बचपन तथा प्रारंभिक चरणों में ही प्रभावित करती है। तो बिल्कुल भी नहीं है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए हर एक स्टेज पर मायने रखता है, चाहे स्कूल में है, कॉलेज में है, प्राइमरी लेवल पर है, मिडिल लेवल पर है, एडोलसेंस है, हर एक जगह पर आपका जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस करता है स्टूडेंट के लर्निंग को, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप जो है प्राइमरी क्लासेस में है, या फिर हम कॉलेजेस में, राइट। तो सेकंड हमारा क्या है? सेकंड है हमारा आर जो है adolescents and older students are not sensitive to environmental factor and responsive to the instructional quality only। किशोर और उम्र में बड़े विद्यार्थी पर्यावरणीय कारकों के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं और केवल शिक्षण गुणवत्ता के प्रति ही प्रकृति क्रियाशील होते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं है। एडोलसेंस तो हमारी एक ऐसी स्टेज है जहां पर हम जो है हर एक चीज पर बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। हमें जरूरत होती है एम्पैथी की, कोई हमें सुने, तो सेंसिटिव होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड जो है आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नहीं, ए एंड आर ट्रू, तो दोनों तो एक तो ट्रू है ही नहीं, दोनों हमारे पास। ए इज ट्रू, यहां पर दिया गया बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो राइट ऑप्शन जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका है आपका ऑप्शन नंबर 4, जो आपका स्टेटमेंट है ए और आर दोनों ही गलत है। यहां पर सेकंड स्टेटमेंट पर बात करते हैं। सेकंड जो हमारा है वो हमारा क्या है? असर्शन ए हमारा इन एन इफेक्टिव School, the principal role increasingly shift from administrative control to the instructional leadership। yes, तो अब जब टीचिंग में होते हैं, जब आप टीचर होते हैं तो आपका मेन फोकस होता है टीचिंग लर्निंग पर। एडमिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको कहीं भी कभी दी जाती है, लेकिन जब आप स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, स्कूल का एक फेस होते हैं, आपके पास जो है अलग अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एडमिन भी। अब आप इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप आप अपनाते हैं, पेडागोजिकल लीडरशिप है। इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप अनेबल प्रिंसिपल टू डायरेक्टली इन्फ्लुएंस क्लासरूम प्रैक्टिस, टीचर प्रोफेशनल ग्रोथ एंड द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। तो आप सभी चीजों पर फोकस करते हैं, ना सिर्फ लर्निंग वर्क करते हुए आप जो है टीचर की कमियां निकालने पर फोकस करते हैं, बल्कि प्रोफेशनल ग्रोथ पर फोकस करते हैं। उनकी ये देखते हैं कि क्या चीजें सही से हो रही है, कहां पर हम इंप्रूव कर सकते हैं, क्लासरूम प्रैक्टिस क्या चल रही है, बच्चों को सुना जा रहा है कि नहीं, उसके डाउट्स लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं, स्टूडेंट की लर्निंग आउटकम क्या है, किस तरीके की लर्निंग हो रही है, इन सभी चीजों पर हमारा फोकस रहता है। तो सभी चीजों पर हमारा फोकस रहता है। और ये क्यों है? क्योंकि आप एक गुड अच्छे इंस्ट्रक्शन जो लीडर है वहां पर आपका फोकस होता है, इसीलिए। तो यहाँ पर एक प्रभावी विद्यालय
विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका प्रशासनिक नियंत्रण से हटकर निर्देशनात्मक नेतृत्व की ओर बढ़ती है? तो बिल्कुल, क्योंकि आपकी प्रशासनिक से बल्कि लीडर आप एक बनते हैं, निर्देशात्मक है। सेकंड है निर्देशात्मक नेतृत्व प्रधानाचार्यों की कक्षा प्रथाओं, शिक्षक व्यावसायिक विकास, छात्र सीखने के परिणामों के सीधे प्रभावित करने में सक्षम बनाता है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और जो आर है वो है हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो राइट ऑप्शन जो यहाँ पर आपका हो जाएगा सेकंड का, वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा अगेन असर्शन एंड रीजंस के बेसिस पर है। तो ए असर्शन है क्लियरली आर्टिकुलेटेड पॉलिसीज रिड्यूस एम्बिग्विटी इन इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग। तो बिल्कुल सही है कि स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई नीतियां संस्थागत कामकाज में अस्पष्टता को कम करती हैं। अगर हमारे पास क्लियर पॉलिसी होगी, हमें पता है कि भाई क्या पॉलिसी है, कैसे काम करनी है, क्या चीजें करनी है, अगर हमारे पास क्लियर पॉलिसी है तो किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, राइट। सेकंड हमारा है रीजन, इसमें दिया गया व्हेन एक्सपेक्टेशंस आर एक्सप्लिसिट स्टेक होल्डर्स आर बेटर एबल टू अलाइन देयर एक्शन विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी कि जब अपेक्षा स्पष्ट होती हैं तो हितधारक अपने कार्यों को संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ बेहतर ढंग से संरेखित करने में सक्षम होंगे। तो बिल्कुल, जब आपके कोई एक्सपेक्टेशन क्लियर है कि भाई आपको जो है 100% रिजल्ट लेकर आना है, स्टूडेंट्स का जो है आपको फोकस करना है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पर, तो अगर आप एक्सपेक्टेशन क्लियर है तो आप भी उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे कि भाई मुझे ये काम करना है। तो दोनों ही हमारे यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट सही है और ए आर को सही व्याख्या करता है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो हमारा जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसका हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड इज मोस्ट क्लोजली लिंक्ड टू। प्रारंभिक बाल अवस्था में भावनात्मक विकास सबसे अधिक निम्नलिखित में से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? जेनेटिक मैच्योरेशन ऑफ द मोटर स्किल्स। मोटर स्किल जो डेवलपमेंट हो रहा है आपका, चाहे ग्रोस मोटर स्किल है, फाइन मोटर स्किल, क्या हमारा ये इमोशनल डेवलपमेंट नहीं, दिस इज अ फिजिकल डेवलपमेंट। सेकंड हमारा आइडेंटिटी फॉर्मेशन, और थर्ड है हमारा क्वालिटी ऑफ अटैचमेंट विद द केयर गिवर। तो ये इमोशनल है कि भाई किस तरीके से आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो रही है, क्या जो है गुण आ रहे हैं, क्या इमोशंस आ रहे हैं। एंड क्वालिटी ऑफ अटैचमेंट हमारा कैसा है ना, किस तरीके की, किस तरीके से सोशल स्किल सीख रहे हैं, ये सारी चीजें केयर गिवर से। तो यहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट जो है वो बन रहा है। अगर हम बात करें कि अर्ली चाइल्डहुड में यहाँ पर हमारे पास क्या है, फैमिली मेंबर्स है, सबसे ज्यादा हमारे सिबलिंग्स है, पेरेंट्स है ना, ग्रैंड पेरेंट्स है, वहां पर अटैचमेंट बन रहा है, तो वहां पर इमोशन जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परामेंटल एक्टिविटी लेवल। तो ये तो बच्चा बाद में सीखेगा, जो है इनिशियल लेवल पर नहीं सीख रहा है। तो पेशीय जो है कौशल का अनुवांशिक परिपक्वन, ये हमारा गलत है। पहचान निर्माण ठीक है। देखभालकर्ताओं के साथ जुड़ाव की गुणवत्ता ठीक है। स्वभावगत गतिविधियां स्तर, ये हमारा गलत है। तो हमारा कौन सा ठीक है यहाँ पर? सेकंड ऑप्शन, हमारा जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा गुड गवर्नेंस है। तो गुड गवर्नेंस इन स्कूल इज रिफ्लेक्टेड थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ। विद्यालयों में सुशासन निम्नलिखित के संयोजन से परिलक्षित होता है। किससे होता है? गुड गवर्नेंस क्या है? जहां पर सब कुछ ट्रांसपेरेंस है, फेयर हो रहा है, बिना किसी भेदभाव के हो रहा है, पक्षपात है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? स्ट्रॉन्ग रेगुलरिटी कंप्लायंस पेयर्ड विद द सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। सेकंड है ट्रांसपेरेंसी। गुड गवर्नेंस कब होगा? जब ट्रांसपेरेंसी होगी, जब अकाउंटेबिलिटी है, आप जवाबदेह हैं किसी चीज के, पारदर्शिता बनी हुई है, स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन है, सभी मिलकर काम कर रहे हैं। ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हाई इंस्ट्रक्शन स्टैंडर्डाइजेशन विद द मिनिमल प्रोसीजर, नहीं प्रोसीजर तो होने चाहिए, स्टैंडर्ड आप बना, लेकिन प्रोसीजर नहीं तो काम नहीं चलेगा। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज प्राइमरी बाय द सीनियर लीडरशिप, नहीं, वो एक ऑटोनॉमी हो जाएगी वहां पर कि आप जो है एक जो है सिर्फ ऑर्डर दे रहे हैं, तो वहां पर हमारा गुड गवर्नेंस नहीं है। सबको मिलकर चलना, कंसल्टेटिव पार्टिसिपेटिव होना चाहिए। तो विद्यालयों में सुशासन निम्नलिखित के संयोजन में परिलक्षित होता है। केंद्रीय प्राधिकरण के साथ मजबूत न्यायिक अनुपालन, पारदर्शिता, जवाबदेही, धारकों की भागीदारी, यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है बी। और थर्ड जो ऑप्शन दिया वो है न्यूनतम प्रतिक्रियात्मक भिन्नता के साथ उच्च जो है अनुदेशात्मक मानकीकरण और वरिष्ठ नेताओं द्वारा मुख्यतः प्रयोग की जाने वाली रणनीतिक सहायता। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? हमारा राइट ऑप्शन है बी, यानी कि ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, सब मिलकर काम करेंगे, स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन होगा। दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा एकेडमिक प्लानिंग एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल शुड बिगिन विद। प्लानिंग हमारी कब स्टार्ट होना चाहिए? एकेडमिक प्लानिंग यानी कि संस्थागत स्तर पर अकादमिक योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से होनी चाहिए। कब? सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल। इंस्ट्रक्शन मटेरियल तो हम तब सिलेक्ट करेंगे ना जब हम प्लान करेंगे कि भाई क्या चीजें पढ़ानी है, कैसे करना है, उसके बाद हम जो है मटेरियल सेलेक्ट करेंगे।
एनालिसिस ऑफ लर्नर डाटा एंड द प्रायर अटेनमेंट, एलोकेटिंग ऑफ द टीचिंग टूल्स, टीचिंग लोड्स भी हम तभी जब हमें क्या करना है, किसको क्या चीजें पढ़ानी है, कहां पर फोकस करना है, उसके बाद हम टीचिंग लोड जो है एलोकेट करेंगे। एनालिसिस ऑफ असेसमेंट फ्रेमवर्क, असेसमेंट फ्रेमवर्क तो जब हमने जो चीज अचीव कर ली उसके बाद का स्टेप है। तो सबसे पहला हमारे पास डाटा होना चाहिए, प्लानिंग की हमें क्या करनी है किसके अकॉर्डिंग, तो वो हमारे पास होना चाहिए। तो लर्नर का जो डाटा है वो एनालिसिस करेंगे, प्रायर अटेनमेंट हम देखेंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा है बी, यानी कि संस्थागत स्तर पर अकादमिक योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से होनी चाहिए। शिक्षण सामग्री का चयन, शिक्षार्थी आंकड़ों और पूर्व उपलब्धि का विश्लेषण, शिक्षक भार का आवंटन, मूल्यांकन ढांचों का विश्लेषण। तो ये वाला हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पहले हम आंकड़े जांचेंगे, पूर्व उपलब्धि क्या है बच्चे की उसको हम देखेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे। शिक्षण सामग्री का चयन उसके बाद में करेंगे, टीचिंग लोड बाद का काम है, मूल्यांकन सबसे लास्ट स्टेप है हमारा असेसमेंट का, जो हम सबसे बाद में करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है द शिफ्ट टू दी 5+3+4 स्ट्रक्चर इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज प्राइमरी बेस्ड ऑन। तो हमें पता है एनईपी 2020 थर्ड एजुकेशन पॉलिसी में हमारा क्या है स्ट्रक्चर, 5+3+3+4 है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4 संरचना में परिवर्तन मुख्य रूप से किस पर आधारित है, क्यों किया गया, किस पर बेसिस है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेनियंस नहीं, हम तो ऑलरेडी चल रहे थे 10+2+3 में भी वही क्लासेस थी, वही सारी चीजें थी, बस स्ट्रक्चर चेंज किया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एडमिन कन्वेंस की वजह से किया गया है, यानी कि प्रशासनिक सुविधा की वजह से तो नहीं है। सेकंड है कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल स्टेजेस ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के यहाँ पर फोकस किया गया है कि बच्चे का 80% डेवलपमेंट, 85% जो है माइंड डेवलपमेंट बाय द एज ऑफ 6 हो जाता है। हमें फोकस करना है प्री प्राइमरी पर, बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर, ओवरऑल डेवलपमेंट पर। यहाँ पर हमारा फोकस है कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास के संज्ञानात्मक तथा सामाजिक भावनात्मक चरण पर। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है, वो करेक्ट है। थर्ड हमारा दिया गया इंटरनेशनल बेंचमार्किंग विद ओईसीडी कंट्री, वो भी नहीं हमारा। अवेलेबिलिटी ऑफ द स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास पहले भी था क्योंकि वही क्लासेस है, बस हमने स्ट्रक्चर चेंज किया है। तो बी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अप्रोच टू इक्विटी एंड इंक्लूजन। इक्विटी और इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब क्या है कि आप नॉर्मल बच्चों के साथ सभी बच्चों को जो है एक छत के नीचे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, यानी कि जो मेंटली फिजिकली हेल्दी है वो तो बच्चा प्रेजेंट है ही, उसके साथ अगर कोई CWSN है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, दिव्यांग है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, सबको एक ही जगह पर हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी, इक्विटी आप सबको समान मौका दे रहे हो, सबको जो है सेम अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। चाहे आपके स्कूल में कोई आरटी के तहत एडमिशन लेकर आया है, कोई जो है किसी भी जेंडर से है, किसी भी कास्ट से है, किसी भी रिलीजन से है, एसडीजेड है, यानी कि सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है, सबको आप सेम मौका दे रहे हो। तो हमारा क्या है सर कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समानता समावेशन संबंधी दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यूनिफॉर्म एजुकेशन प्रोविजन फॉर लर्नर, कि हाँ ठीक है कि हम सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान शैक्षिक प्रावधान बनाएंगे, ठीक है, कहा जा सकता है कि हाँ ये ठीक है। बट सेकंड स्टेटमेंट है टारगेटेड सपोर्ट फॉर सोशो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप, ये हमारा जो है ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि इसमें इंक्लूसिवनेस इक्विटी दोनों की बातें हो रही है कि जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह है उसके लिए हम लक्षित सहायता करेंगे। जैसे हमारे पास एनईपी 2020 में क्या है, हमारे पास जेंडर के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड है, जो हमारी कस्तूरबा गांधी विद्यालय उनको जो 12वीं तक रेजिडेंशियल स्कूल फीमेल को प्रोवाइड किया, ये सारी फैसिलिटी है। थर्ड हमारा रिजर्वेशन बेस्ड एडमिशन रिफॉर्म फेवरिंग ओनली सर्टेन कास्ट, नहीं हम सबको इकट्ठा लेके चलना चाहते हैं, तो हम सर्टेन कास्ट पर तो फोकस कर ही नहीं रहे। तो आरक्षण आधारित प्रवेश सुधार जो केवल कुछ जातियों के पक्ष में, यह गलत है। नेक्स्ट है हमारा एलिमिनेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूलों का उन्मूलन, नहीं हम ये भी नहीं चाहते, क्योंकि एनईपी 2020 क्या कहती है, एनईपी 2020 कहती है स्कूल क्लस्टर होगा जहां पर सभी प्राइमरी स्कूल जो है एक स्कूल के साथ अटैच होंगे, ग्रुप ऑफ स्कूल्स होगा, पेयरिंग होगा यानी कि ट्विनिंग या पेयरिंग होगा स्कूल का एक पब्लिक स्कूल को प्राइवेट स्कूल के साथ, ताकि प्राइवेट स्कूल के जो अच्छी चीजें हैं वो पब्लिक स्कूल भी सीख सके, पब्लिक स्कूल की जो अच्छी चीजें हैं वो प्राइवेट स्कूल भी सीख सके, दोनों होंगे। तो हम ये नहीं चाहते कि प्राइवेट स्कूल बिल्कुल खत्म हो जाए। तो बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ऑप्शन जो है आपका वो यहाँ पर आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। द दीक्षा प्लेटफॉर्म वाज डेवलप प्राइमरी टू। तो दीक्षा जो प्लेटफॉर्म हमारा वो क्यों डेवलप किया गया था? तो दीक्षा प्लेटफॉर्म को मुख्य रूप से किस उद्देश्य से विकसित किया गया था? फर्स्ट, कंडक्ट नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बोर्ड एग्जाम तो हम यहाँ पर नहीं कंडक्ट करते, तो राष्ट्रीय बोर्ड परीक्षाओं का संचालन करने के लिए बिल्कुल गलत है हमारा। सेकंड है हमारा प्रोवाइड डिजिटल रिसोर्सेज फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट। दोनों के लिए टीचर जो है यहाँ पर अपना कंटेंट बनाकर अपलोड करते हैं, आपको हर एक क्लास के वाइज जो है जो भी टॉपिक्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगी, असेसमेंट्स होंगे हमारे पास। जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर लॉग इन करके उन सारी चीजों को देख सकते हैं, बच्चे असेसमेंट दे सकते हैं, क्विज है यहाँ पर। जो बच्चा है हमारा उसकी टेक्स्ट बुक्स पर हमारे पास स्कैन कोड है जो सीधा दीक्षा प्लेटफॉर्म के लिए ओपन होता है, और वहां पर बच्चा के पेरेंट्स भी एज ए पेरेंट्स लॉग इन कर सकते हैं, स्टूडेंट्स लॉग इन कर सकते हैं, या टीचर जो एज ए टीचर लॉग इन कर सकता है, अपना डिजिटल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है ना। तो बच्चे के लिए एक सही जगह है जहां पर उसको सारा कंटेंट मिल रहा है, अदर देन वो गूगल पे जाए सारी चीजें सर्च कर रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। यहाँ पर उसको बिल्कुल क्वालिटी टीचर से और बेस्ट चीजें मिल रही हैं। तो शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए ये जो पोर्टल है वो बनाया गया था यहाँ पर हमारा वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत। मॉनिटर टीचर अटेंडेंस। तो टीचर अटेंडेंस का पोर्टल नहीं है, शिक्षकों की जो उपस्थिति है उसकी निगरानी करने के लिए नहीं है। रिप्लेस प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स। नहीं, हमने प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स को रिप्लेस नहीं किया है, मुद्रित पाठ्य पुस्तकों को बदलने के लिए नहीं है। अभी भी हमारे पास फिजिकल जो प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स हैं अभी भी वो बच्चों के लिए हैं, बस हमने उसमें एक स्कैन कोड भी ऐड कर दिया है कि अगर आप चाहो तो यहाँ से जो भी लेक्चर है उसके आप दीक्षा पोर्टल पर जाके सारी चीजें देख सकते हो। ऑनलाइन है हमारे पास अवेलेबल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिजिकल टेक्स्ट बुक्स को रिप्लेस करें। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे भी हमारा कौन सा हो जाता है? राइट ऑप्शन हमारा है यहाँ पर भी बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। In order to effectively deal with problems of adolescents, it is important that the teachers, शिक्षक किशोरों की समस्याओं से प्रभावशाली तरीके से कैसे निपट सकते हैं, किस तरीके से निपट सकते हैं? एडोलसेंस की प्रॉब्लम्स है ना, तो पनिश देम सेवरली फॉर इनडिसिप्लिन। नहीं, हम पनिश नहीं कर सकते। वो स्टेज ऐसी है जहां पर हमें जरूरत है कि हम उनकी बात को सुने, ध्यानपूर्वक उनकी बात को सुने, उनको पनिश नहीं कर सकते हैं हम, है ना। अगर हम पनिश करेंगे तो वो आपसे अपनी बात ही नहीं कहेगा, सॉल्यूशन नहीं लेकर आएगा, हो सकता है गलत संगत में पड़ जाए, तो पनिश नहीं कर सकते। तो उनको अनुशासन तोड़ने के लिए सख्त सजा देकर नहीं, उनको समझा के हमें सिखाना पड़ेगा। सेकंड, स्कोल्ड देम पब्लिकली इन फ्रंट ऑफ देयर फ्रेंड्स। से तो बिल्कुल भी नहीं, उनके दोस्तों के सामने उनको डांट कर नहीं। आप जो है रिलेशन ही आपके खराब हो जाएंगे, वो आपके पास कभी आएगा नहीं अपनी बातें बोलने के लिए, करने के लिए कि आप समझते नहीं हो मुझे। तो ट्राई टू टॉक टू देम एंड अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव। ये बहुत जरूरी है कि एडोलसेंस में हम बच्चे की जो है क्या भावनाएं हैं, उसकी इमोशंस जो है वो हम समझे, उसका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या पीओवी है, क्या वो कहना चाहता है वो हम यहाँ पर समझे, वो सबसे जरूरी है। तो ट्राई टू टॉक टू देम एंड अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव। उनसे बात करके उनका परिप्रेक्ष्य समझने की कोशिश करके। रिवॉर्ड देम फ्रीक्वेंटली एंड रेगुलरली फॉर ओबीडियंस। की उन्हें आज्ञा पालने के लिए बार बार लगातार इनाम दे। तो वो उस छोटे स्टेज में भी नहीं है जहां पर आप जो है किसी बच्चे को जो है कोई हैबिट आपको बनवानी है तो आप उसको बार बार रिवॉर्ड दे रहे हो, उस स्टेज पर भी नहीं है कि हम जो आज्ञा पालन कर रहे हैं बार बार इनाम दे रहे हो, उसकी जरूरत नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है कि उनसे बात करके उनका परिप्रेक्ष्य जो है परिप्रेक्ष्य समझने की कोशिश करना, यानी कि ट्राई टू टॉक टू देम एंड अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव। तो सी ऑप्शन जो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। द गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म सच एज पीएम विद्या एंड निष्ठा आर मोस्ट वैल्यूएबल टू अ स्कूल व्हेन द प्रिंसिपल एंश्योर्स दैट दे आर यूज्ड टू। पीएम ई विद्या, ई विद्या के तहत ही हमारे पास सारी जो स्कीम्स है, दीक्षा है, निष्ठा है, ये सारी हमारे पास स्कीम्स इसी के तहत है। और निष्ठा जैसे सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म किसी स्कूल के लिए तभी सबसे अधिक मूल्यवान होते हैं जब प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका उपयोग किया जा रहा है। रिप्लेस टीचर डिजाइन इंस्ट्रक्शन नहीं, टीचर के डिजाइन इंस्ट्रक्शन को हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, हम बच्चे को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई आपके पास जैसे दीक्षा पोर्टल है, पीएम विद्या के तहत ही है कि वहां पर आपको जो है कंटेंट मिलेगा, आप वहां पर वीडियोस देख सकते हो, डिजिटल कंटेंट देख सकते हो, असेसमेंट है आपकी, क्विजेज है, वो सारी चीजें अवेलेबल है। निष्ठा पोर्टल है टू ट्रेन द टीचर, तो हम टीचर डिजाइन इंस्ट्रक्शन को तो बिल्कुल रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं। सपोर्ट क्लासरूम टीचिंग विद द हाई क्वालिटी जो है हमारा रिसोर्सेज की, हम जो है और एडिशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं हाइब्रिड एजुकेशन की, हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन अगर हमने कोशिश की है लाने की तो उसके लिए हम उसके अप्रोप्रिएट जो भी कंटेंट है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर पाए। तो क्लासरूम टीचिंग को सपोर्ट करना यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों के साथ कक्षा शिक्षण का समर्थन करने के लिए ये ऑप्शन
ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे भी देख लेते हैं ऑप्शन हमारे। स्टैंडर्डाइज टीचिंग पेस अक्रॉस सब्जेक्ट, यानी कि सभी विषयों में शिक्षण की गति को मान्यकृत करने के लिए नहीं, हम जो यहाँ पर कोई स्टैंडर्डाइज नहीं कर रहे कि भाई ऐसे ही टीचिंग होगी, बल्कि एनईपी 2020 तो क्या कहती है, टीचर को ऑटोनॉमी दो, टीचर को चूज करने दो कि वो कैसे पढ़ाना चाहता है, क्योंकि एक टीचर ही जानता है कि उसके पास जो स्टूडेंट है वो कैसा है, उसको किस लर्निंग स्टाइल से समझ में आएगा, उसके लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना है, क्या पेडागोजी यूज करनी है, वो एक टीचर से बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो उसको तो हमें ऑटोनॉमी देनी है, यानी कि सभी विषयों में शिक्षण की को मान्यकृत करने के लिए गलत है। रिड्यूस टीचर प्रिपरेशन टाइम एंड द वर्कलोड, तो इससे क्या हमारा टाइम कम हो रहा नहीं बल्कि एडिशनल टाइम लग रहा है ना, तो शिक्षकों की तैयारी करने में लगने वाला कम और कार्यभार को कम करने के लिए नहीं, ये प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर आपको बल्कि थोड़ा सा एडिशनल टाइम लग रहा है, आपको कंटेंट तैयार करना है डिजिटली, ये सारी चीजें करनी है, तो वहां पर थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इसको कम करने के लिए ये मेन मोटिव नहीं है। मेन मोटिव है कि उच्च गुणवत्ता लेकर आनी है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा बी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द मैचिंग ऑफ द डेवलपमेंटल कंसेप्ट टू द एप्रोप्रिएट एग्जांपल। विकासात्मक अवधारणा का उपयुक्त उदाहरण से मिलान करना है, आपको सही विकल्प चुनना है। डेवलपमेंट कंसेप्ट में दिया गया है मैच्योरेशन है, एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन है, बायोलॉजिकल रेडीनेस और सेंसिटिव पीरियड, यानी कि परिपक्वता, पर्यावरणीय उत्तेजना, जैविक तैयारी और संवेदनशील अवधि। मैच्योरेशन की अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं कि भाई मैच्योरेशन ऐसा है पॉइंट जहां पर आपकी ग्रोथ रुक जाती है ना, जो है बिल्कुल पूरा तरीके से रुकने से पहले जो है धीरे धीरे जो रुकते हैं, मैच्योरेशन फिजिकली ग्रोथ। तो यहाँ पर है चाइल्ड बिगिनिंग टू वॉक विदाउट द फॉर्मल ट्रेनिंग, vocab growth influenced by the caregiver interaction, difficulty in formal reading instruction before neurological readiness, long term impact of early language deprivation। तो यहाँ पर उस तरीके की कोई डेफिनेशन नहीं दिखाई दे रही है। तो हम चार ऑप्शंस में से अगर बात करें तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चा बिना औपचारिक परीक्षण के जो है चलना शुरू कर देता, तो एक हम बोलते हैं ना मैच्योरिटी आ गई बच्चे में, है ना, मैच्योर हो गया कि अब उसको जो है स्कैफोल्डिंग की जरूरत नहीं है, टेम्परेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, वो अपने आप से चल सकता है, फॉर्मल ट्रेनिंग जो है उसके बिना बच्चा चल सकता है, तो मैच्योर हो गया। तो ये वाला पॉइंट तो हमारा ए का फर्स्ट ही है। सेकंड, एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन, एवेकैब ग्रोथ इन्फ्लुएंस्ड बाय द केयर गिवर इंटरेक्शन। एनवायरमेंटल, उसके आसपास जो भी चारों तरफ जो उसकी फैमिली है, फ्रेंड सर्कल है, वो जहां पर भी जाता है जो उसका सोशल सर्कल है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे की वैकैब बन रही है। तो एनवायरमेंटल इंटरेक्शन के शब्दावली का विकास देखभालकर्ताओं के साथ बातचीत से प्रभावित होता है, तो ये बिल्कुल होता है एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन। सेकंड हमारा करेक्ट है। थर्ड इज द बायोलॉजिकल रेडीनेस, डिफिकल्टी इन फॉर्मल रीडिंग इंस्ट्रक्शन बिफोर न्यूरोलॉजिकल रेडीनेस। तो बायोलॉजिकल है हमारा, तो तंत्रिका संबंधी तत्परता से पहले औपचारिकता, पठन निर्देश में कठिनाई। देन हमारा सेंसिटिव पीरियड, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑफ अर्ली लैंग्वेज डिप्राइव, तो प्रारंभिक भाषा अभाव का दीर्घकाल प्रभाव। तो यहाँ पर हमारा जो है ये भी हमारा फोर्थ यहाँ पर है। तो सारा जो है हमारा ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और जो है हमारा फोर्थ का जो है डी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा है, राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट यहां पर हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं लर्निंग आउटकम से। क्वेश्चन नंबर 13, लर्निंग आउटकम्स आर द बेस्ट डिस्क्राइब्स एट। दो चीजें होती है, हमने पढ़ी थी, एक होता है लर्निंग आउटकम, एक होता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है आपका कि आप क्या चीजें पढ़ाने वाले हैं, क्या आपने सोचा है कि भाई इससे ये चीजें बच्चे को आएंगी। लर्निंग आउटकम की ये पढ़ने के बाद बच्चे को ये चीजें आ जाएंगी। आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव जब अपना लेसन प्लान बनाते हो उस टाइम देखते हो, लर्निंग आउटकम है जब आपने वो एग्जीक्यूट कर दिया उसके बाद। तो अधिकतम प्रतिफल का सबसे अच्छे तरीके से वर्णन है कौन सा, टॉपिक कवर्ड इन द लेसन नहीं, ये तो नहीं करता है। लर्निंग आउटकम है कि भाई क्या आउटकम होगी, बच्चा क्या सीखेगा उसके बारे में है। तो टॉपिक्स कवर्ड इन अ लेसन ये तो हमारा नहीं है, तो पार्ट में शामिल वैसे नहीं है। सेकंड, टीचिंग स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय द टीचर। स्ट्रेटेजी अलग चीज है और हमारा आउटकम अलग चीज है, ऑब्जेक्टिव अलग चीज है। तो टीचिंग स्ट्रेटेजी शिक्षक द्वारा अपनाई गई शिक्षण गतिविधियां, ये भी नहीं है। थर्ड हमारा ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल स्टेटमेंट्स ऑफ व्हाट लर्नर्स कैन डू, जिसको हम ऑब्जर्व कर सके, जिसको हम मेजर कर सके कि बच्चे को ये चीज आनी चाहिए थी। मैंने अगर कोई चैप्टर पढ़ाया है तो बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए था कि भाई जो है गैस कौन सा होता है, सॉलिड कौन सा होता है, लिक्विड कौन सा होता है, वो बच्चे डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब कि वो हम देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि आप बच्चे समझ पा रहे हैं, समझ गए हैं ना। तो ऑब्जर्व एंड मेजरेबल स्टेटमेंट, जिसको हम मेजर भी कर, ये नहीं कि बच्चों को ये समझ में आ जाएगा, लेकिन आप कैसे देखोगे ये आया कि नहीं,
तो वो भी जरूरी है। तो थर्ड हमारा जो है यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, शिक्षार्थियों की क्षमताओं के अवलोकन योग्य और मापनीय कथन। फोर्थ है हमारा एग्जामिनेशन स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय द लर्नर, शिक्षाओं द्वारा प्राप्त परीक्षांक। तो प्राप्त परीक्षांक हम असेसमेंट कर रहे हैं, बट लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा, क्योंकि हम एग्जाम में असेसमेंट करें कि भाई इतना जो हमने सिखाया बच्चे को क्या चीजें समझ में आई। तो एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक लेसन प्लान के अकॉर्डिंग वो, तो वहां पर हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14 है हमारा, लर्निंग इज मीनिंगफुल व्हेन टीचर्स, अधिगम तब प्रभावी होता है जब शिक्षक, लर्निंग कब मीनिंगफुल होती है, कंसीडर प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स व्हाइल टीचिंग। तो लर्निंग क्या है बेसिकली, अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल बनते हैं और आप जाते हैं लर्निंग वॉक पर, तो आप क्या चीजें देखेंगे, आप देखते हैं क्लासरूम में ऑब्जर्व करते हुए कि बच्चे जो है टीचर जो पढ़ा रहा है वो किस तरीके से पढ़ा रहा है, क्या उसका स्टाइल है, सबसे पहले जब टीचर आया क्लास में क्या उसने पहले वाले जो दिन पढ़ाया था उसका हल्का सा रिकैप करवाया, डाउट बच्चे के पूछे, बच्चा अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो है बच्चे को कोई भी नॉलेज पढ़ाने से पहले, कोई भी चीज पढ़ाने से पहले बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक की कि नहीं। जैसे आप मान लीजिए 11th को पढ़ाते हो, अब देखते हो ना कि भाई 10th का समझ में आया था किसी को कि नहीं, बेस सबका क्लियर है कि दोबारा से करवाने की जरूरत है। तो कंसिडर प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स व्हाइल द टीचिंग, ये हमारा ठीक है। सेकंड हमारा है क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ द फियर एंड स्ट्रेस। तो ये तो हमारा मोटिव बिल्कुल भी नहीं है कि हम जो है अपनी क्लासरूम में डरा डरा माहौल स्ट्रेस वाला ले, तो बच्चे डाउट ही नहीं पूछेंगे, बच्चे कुछ पूछेंगे नहीं, बच्चों को समझ नहीं आएगा, ना हम अपना लर्निंग आउटकम जो है अचीव कर पाएंगे। तो पढ़ाते समय विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। कक्ष में डर व तनाव का वातावरण बनाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। थर्ड है रिलाई सोली ऑन द टेक्स्ट बुक्स एज देयर ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं करते, हम कभी ये नहीं कहते कि भाई टेक्स्ट बुक्स ही पढ़ना है, उसके अलावा भी आपको पढ़ना है करंट में क्या चल रहा है ना। तो रियल लाइफ से हम जो है कनेक्ट करके एग्जांपल देते हैं बच्चे को, उस तरीके की नॉलेज जहां पर बच्चे के कंसेप्ट क्लियर है, बच्चा अपने कंसेप्ट को जो है अप्लाई कर पा रहा है, एप्लीकेशन कर पा रहा है। अगर ऐसा होता तो हम क्लासरूम में बैठ के पढ़ाते, हम ना तो इंटर्नशिप की बात करते जो एनईपी 2020 कर रही है, ना हम जो है थर्ड लैंग्वेज की बात करते, ना हम मशीन लर्निंग की बात करते, ना हम एआई की बात करते, ना फील्ड विजिट हमारी, बैकलेस डे, ये सब क्या है सिर्फ टेक्स्ट रूम तक, जो हमारा जो है सिर्फ टेक्स्ट बुक्स तक या क्लासरूम तक सीमित नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक्स पर रिलाई होना गलत है कि पाठ्य पुस्तकों को ज्ञान के एकमात्र स्रोत के रूप में निर्भर करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है एक्टिवली प्रमोट कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को सक्रिय रूप में प्रोत्साहित करते हैं। तो प्रमोट करते हैं कंपटीशन, लेकिन लर्निंग कहां हो रही है, यहाँ हम कंपटीशन को प्रमोट कर रहे हैं, बच्चे की जो लाइफ स्किल्स है उस पर प्रमोट कर रहे हैं। लर्निंग है जहां पर बच्चे की प्रीवियस नॉलेज हम जो है कंसिडर कर रहे हैं, उसके बाद पढ़ा रहा है। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन यानी कि आरटी एक्ट 2009 इज टू, बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आरटी क्यों बनाया गया, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, सबको शिक्षा मिले, जिसकी भी उम्र 6 से 14 साल की है, बच्चा अपना एलिमेंट्री एजुकेशन जो है यहाँ पर पूरा करे, चाहे वो नॉर्मल बच्चा है चाहे वो दिव्यांग है, सभी को एजुकेशन मिले। तो पहला ऑप्शन है प्रमोट प्राइवेट स्कूलिंग अलोंग विद द इनफॉर्मल स्कूलिंग बाय एनजीओ। नहीं, हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे कि प्राइवेट में होगा, सब जगह पर होगा। तो गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित अनौपचारिक शिक्षा के साथ साथ निजी शिक्षा को बढ़ावा देना। नहीं, एंश्योर यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर, जो अभी हमने बात की, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सार्वभौमिक प्राथमिक परीक्षा जो है सुनिश्चित करना, ये मेन मोटिव है। लेकिन हम यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे कि काफी सारी स्टेट्स हैं, क्योंकि हमारी एनईपी की अगर हम बात करें, एनईपी 2020 उसके अकॉर्डिंग जो 6 साल का बच्चा है वो तो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है फर्स्ट क्लास में। और इससे पहले हमारे पास 3 से जो 6 साल का बच्चा है वो अपना 3 साल का करिकुलम कर रहा है प्रीपरेटरी, या जिसको आप बोल सकते हो बाल वाटिका, फर्स्ट क्लास से पहले। तो काफी सारे स्टेट्स हैं जो परमिसेबल करते हैं कि भाई आरटी एक्ट के तहत बच्चे को हम 3 साल से भी कंसिडर करेंगे प्राइमरी क्लासेस के लिए भी। हालांकि मेन जो डेफिनेशन हमारी वो यही है कि अगर बच्चे की उम्र 6 से 14 साल तक की, उसके एलिमेंट्री एजुकेशन हम यहाँ पर पूरा करवाएं। तो सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। थर्ड, रेगुलेट करिकुलम कंटेंट इन द स्कूल, तो ये नहीं हमारा कि पाठ्य जो चर्या सामग्री है उसको विनिमय करें। इंट्रोड्यूस वोकेशनल एजुकेशन एट अर्ली स्टेज, ये भी नहीं कि प्रारंभिक चरणों में व्यवसायिक शिक्षा शुरू करें। तो हमारा मेन क्या है, सिंपल सा बहुत इजी क्वेश्चन है, आरटी एक्ट का राइट टू एजुकेशन है, सबको इसका मतलब पता है, सीधे स्टेटमेंट दी गई है, सेकंड हमारे यहाँ पर करेक्ट है बी ऑप्शन। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 है
schools can best address adolescent identity issues by, जो स्कूल किशोरों की पहचान संबंधी समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान निम्न तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एडोलसेंस की प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपके जो है चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पहली यूनिट में एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल में। इम्पोजिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्म्स एंड बिहेवियर, तो यूनिफॉर्म जो है अपनाने से ऐसा कुछ होगा नहीं, तो एक समान मानकीकृत मानदंड और व्यवहार लागू करके नहीं। सेकंड हमारा इग्नोरिंग पर्सन, चिंताओं को नजरअंदाज करके नहीं, ये तो हमें सुनना है, उनकी बातें सुननी है, उनका पर्सपेक्टिव सुनना है, जानना है कि उनके मन में क्या है, क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। देन हमारे पास है एनकरेजिंग सेल्फ एक्सप्रेशन एंड द क्रिटिकल थिंकिंग, आत्म अभिव्यक्ति और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करके सेल्फ एनकरेज करना है उनको कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, जैसे वो फील कर रहे हैं वो हमें खुलकर बता पाए, क्योंकि उस टाइम पर जो है एक तरीके से हम बोल सकते हैं अंदर उनका पूरा तूफान चल रहा है, एक स्टेज ऑफ स्टॉर्म हम इसको बोलते हैं ना, एक डेंजर स्टेज का हम नाम देते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ एक्सप्रेशन, ये हमें जो है यहाँ पर जो है लेकर आना है। एम्फेसाइजिंग ओबीडियंस एंड कंफर्मिटी, आज्ञाकारिता अनुरूपता पर जोर देकर नहीं, ये हम प्राइमरी स्टेज पर कर चुके हैं, एडोलसेंस पे हम नहीं करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? एनकरेजिंग सेल्फ एक्सप्रेशन एंड द क्रिटिकल थिंकिंग, राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सी जो ऑप्शन है यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है कि असेसमेंट इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन, आकलन क्या होता है? असेसमेंट, असेसमेंट हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। असेसमेंट कि आपने जो चीजें बच्चे को पढ़ाई है, अब आप उसको मेजर करना चाहते हो कि वह चीजें उसको आई है कि नहीं, क्या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या उसके वीक पॉइंट्स, वीक की भी बजाय क्योंकि मैंने बोला कि हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, तो हम की क्या एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है। तो असेसमेंट प्रोग्रेसिव क्लासरूम में कि हमेशा ऑन गोइंग होगी। ऑन गोइंग कौन सी होगी? फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव होती है, ऑनगोइंग समेटिव होती है, एट द एंड आप कर रहे हो। तो ड्यूरिंग द क्लासरूम कभी आपने किसी बच्चे से वर्बल क्वेश्चन पूछ लिया, एमसीक्यू टेस्ट ले लिया, कुछ भी ले लिया, ये क्या है आपका? फॉर्मेटिव। तो फॉर्मेटिव रचनात्मक होता है, वो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ नहीं, हम जो है टेस्ट यूज करते हैं अलग अलग, पर प्रोसेस हमारा फॉर्मेटिव है। नॉर्मेटिव मानक संदर्भित नहीं, समेटिव योगात्मक हम बिल्कुल एंड में करते हैं। प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, प्रगतिशील में, ऑनगोइंग चलते रहना, फॉर्मेटिव, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। राइट ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, NDEAR नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर हमारा, जहां पर हमारे दीक्षा निष्ठा सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। आर्किटेक्चर इज बेस्ट अंडरस्टूड बाय द स्कूल लीडर एज एन एफर्ट टू, तो राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला NDEAR को विद्यालय के नेताओं द्वारा सबसे अच्छी तरह किस प्रकार के प्रयास के रूप में समझा जा सकता है? ऑप्शन ए है हमारा सेंट्रलाइज स्कूल गवर्नेंस, यानी कि विद्यालय प्रशासन को केंद्रीयकृत करना, नहीं, हम जो है डिजिटल चीजों पर बात करें, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चलेगा हमारा दीक्षा निष्ठा पोर्टल, सारी चीजें। बिल्ड इंटीग्रेटेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस एजुकेशन सिस्टम, ये करेक्ट है कि शिक्षा प्रणालियों में एकीकृत डिजिटल अवसंरचना का निर्माण करना। थर्ड है रिप्लेस ट्रेडिशनल स्कूलिंग मॉडल, इससे इसका कोई लेना देना नहीं, हम डिजिटल पे है कि हम रिप्लेस नहीं करना चाहते, हाइब्रिड मोड पर हैं अभी, हम चाहते हैं ट्रेडिशनल भी हो लेकिन हाइब्रिड है ना। तो पारंपरिक स्कूली शिक्षा के मॉडल को बदलाव करना नहीं, रेगुलेट करिकुलम डिजाइन, पाठ्यचर्या जो है डिजाइन को जो है विनिमय करना नहीं, हमारा फोकस किस पर? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है NDR का। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर जो 2 है, सेकंड है, वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट फॉलोज ए डैश सीक्वेंस एंड ओकर्स एट ए डैश रेट ऑफ द डिफरेंट चिल्ड्रन, तो बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास एक डैश क्रम का अनुसरण करता है और विभिन्न बच्चों के लिए डैश दर से होता है। तो हमें क्या पता है कि हमने प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़े, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबल, कि जो डेवलपमेंट है वो एक प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस में होता है। आपको पता है कि बच्चा छोटा है, वो क्या करना सीखेगा? पहले अपना हेड कंट्रोल सीखेगा, पहले बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, है ना। प्रेडिक्टेबल हम बता सकते हैं बच्चे की क्या नेक्स्ट स्टेज आएगी, है ना। बच्चा जो है बैठना सीख दिया, ठीक है, आप जो है वॉक करना सीखेगा, क्रॉल करना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, हम बता सकते हैं। तो फॉलो इन ए प्रेडिक्टेबल, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? प्रेडिक्टेबल मैनर में होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? ओकर्स एट डैश रेट ऑफ डिफरेंट चिल्ड्रन, हर एक बच्चे में अपना जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग हो सकता है। कोई बच्चा जो अगर ऐसा होता सब में सेम होता तो आपकी क्लासरूम में सारे बच्चे सेम होते, सबका सेम IQ होता, सब सेम परसेंटेज मार्क्स लेकर आते, आपको किसी स्पेसिफिक के लिए जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती, अलग अलग लर्निंग स्टाइल, अलग अलग टीचिंग एड यूज नहीं करने पड़ते। तो वेरिएबल होता है, अलग अलग बच्चों के लिए जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग जो है वेरिएबल होता है कि अलग अलग रेट से हो सकता है, किसी में बहुत जल्दी है, किसी में जो है थोड़ा टाइम ले रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। तो प्रेडिक्टेबल वेरिएबल होता है, ठीक है, प्रेडिक्टेबल
म्यूटेबल और वेरिएबल यहाँ पर करेक्ट आएगा। डेवलपमेंट फिक्स पैटर्न में होता है, बिल्कुल गलत है। यूनिफॉर्म होता है, नहीं है, होता है। रैंडम होता है, नहीं। फिक्स्ड होता है, हमें पता है कि ये चीजें होंगी। वेरिएबल होता है, ये ठीक है, बट रैंडम यहाँ पर गलत है। लीनियर होता है, नहीं, हमेशा ऐसे नहीं होता, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट जो है हमारा लीनियर नहीं होगा कभी भी कि सारे सेम चल रहे, नहीं। यूनिफॉर्म नहीं होता। राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ए, यानी कि पूर्व कथनीय और परिवर्तनीय, कि विकास एक पूर्व कथनीय क्रम का अनुसरण करता है और विभिन्न बच्चों के लिए परिवर्तनीय दर से होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर हमारा है 20 क्या कहता है? एक स्कूल प्रिंसिपल वांट्स टू बिल्ड ए कल्चर दैट सपोर्ट्स कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन टीचिंग, व्हिच एक्शन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट पेडागोजिकल लीडरशिप इन दिस कंटेक्स्ट। एक विद्यालय का प्रधानाचार्य शिक्षण में निरंतर सुधार को बढ़ावा देने वाली संस्कृति का निर्माण करना चाहता है, ठीक है। स्कूल प्रिंसिपल क्या चाहता है कि यहाँ पर एक ऐसा कल्चर हो जहां पर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो, टीचिंग में सपोर्ट सिस्टम हो। तो इस संदर्भ में कौन सा कार्य शैक्षणिक नेतृत्व का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है, आपको ये बताना है। तो फर्स्ट है डिस्करेजिंग टीचर्स फ्रॉम ट्राइंग न्यू इंस्ट्रक्शन अप्रोच टू द अवॉइड इनकंसिस्टेंसी। नहीं, हम तो चाहते हैं इंप्रूवमेंट हो, तो जब तक हम कोई नई चीज ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे इंप्रूव होगा, कैसे हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करेंगे? सपोर्ट करना चाहते हो ना, तो वो तो यहाँ पर है, ओके। आपको करना होगा, एनकरेज करना होगा, ठीक है। तो एनकरेज करना होगा डिस्करेज की बजाय, कि आप नई नई चीजें जो है वो ट्राई करो। सेकेंड हमारा लिमिटिंग कम्युनिकेशन विद द टीचर्स टू रिटन सर्कुलर अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, कि शिक्षकों के साथ संचार को प्रशासनिक क्रियाओं से संबंधित लिखित परिपत्रों तक सीमित करना। नहीं, हम जो है लिमिट नहीं करना चाहते कम्युनिकेशन, हम ऑटोनॉमी दे रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज करो, अपने अकॉर्डिंग जो टीचिंग स्टाइल, टीचिंग टूल जो है यूज करो, ऑटोनॉमी देने हैं, लिमिट नहीं करना है। देन हमारा कंडक्टिंग एनुअल इंस्पेक्शन फोकस्ड ओनली ऑन माइनर रूल वायलेशन, कि हम वार्षिक निरीक्षणों का संचालन करें, वो भी किसमें? कि मामूली उल्लंघनों पर केंद्रित करें। नहीं, हमें माइनर तो चाहिए नहीं, माइनर तो हम वैसे भी स्किप कर देते हैं। माइनर में तुम्हारे पास पेनल्टी भी सेंस हो रहा है, हम कोई होल्ड ही नहीं करते हैं, कोई मॉनेटरी बेनिफिट है ना, वार्निंग दे सकते हैं, हम सेंश्योर दे सकते हैं, ये सारी चीजें। तो माइनर को तो जो डिसिप्लिन अथॉरिटी है वो भी ड्रॉप कर देता है, तो माइनर वायलेशन पर हम फोकस नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा organizing regular professional learning communities where teachers collaboratively examine student work and refine practice। ये हम चाहते हैं कि जो है रेगुलरली प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज जो है वो हम यहाँ पर बनाएं, जहां पर टीचर कोलैबोरेटिवली सब मिलकर काम कर सके, ठीक है, एज अ टीम की तरह काम कर सके स्टूडेंट के वर्क पर, और जो भी प्रैक्टिसेस है उसको रिफाइन कर सके। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा करेक्ट है? 4। हिंदी में अगर हम बात करें तो क्या दिया गया है? नियमित पेशेवर शिक्षण समुदायों का आयोजन करना, जहां शिक्षक मिलकर छात्रों के कार्यों की समीक्षा करें और शिक्षण पद्धतियों को परिष्कृत करें। Now, next question है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स ऑफ PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी would perform official journey abroad for up to how many days in a year without the prior approval of government of India। पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना वर्ष में कितने दिन तक विदेश की शासकीय आधिकारिक यात्रा कर सकते थे। हालांकि ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर बिल्कुल नहीं बनता था, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है ना, तो हमारी किसी एनईपी से है। माना कि PFRDA हम पढ़ते हैं कि मेन रेगुलेटरी बॉडी है, लेकिन वो क्या करते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए था, है ना। फिर भी हमारे पास क्वेश्चन आया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास 20 डेज, कि जो भी पेंशन जो हमारा चेयरपर्सन है एंड द मेंबर है PFRDA के, वो जो है ऑफिशियल जर्नी पर अब्रॉड कितने दिन तक जा सकते हैं बिना प्रायर अप्रूवल? 20 डेज तक जा सकते हैं। राइट ऑप्शन हमारा कितना है? बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स डायरेक्टली टू बेनिफिशियरीज अंडर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, the utilization certificate in respect of direct benefit transfer is automatically generated through PFMS DBT in the office of Controller General of Accounts। यहाँ पर कंप्लीट स्टेटमेंट दी गई है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का प्रयोग करते हुए विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के अधीन लाभार्थियों को प्रत्यक्ष पर सुविधाएं आंतरित किए जाने की कार्यविधि को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मामले में उपयोग प्रमाण पत्र
72 महालेखा नियंत्रक के कार्यालय में पीएफएमएस या डीबीटी के माध्यम से स्वस्ति उत्पन्न हो जाएगा। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हम जो है पीएफएमएस से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, रियल टाइम पर हमारे पास रिपोर्ट डाउनलोड्स होती है। डीबीटी अगर हमने किया है तो रियल टाइम यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है। ये पूछा गया कौन सा रूल में, तो प्लीज आइडेंटिफाई द रूल ऑफ जीएफआर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो कृपया निम्नलिखित विकल्पों में से सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के संगत नियम को चयनित करना आपको कौन सा है। आर्टिकल 238 का 5th क्लॉज, 239, 241 और 242 का फर्स्ट क्लॉज, ये जीएफआर 2017 के रूल नंबर 241 में दिया गया है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर जो है 3rd हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पर सी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, इनकम टैक्स से जो है अभी अमेंडमेंट हुए थे, तो मुझे उम्मीद थी कि काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट उतने क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। और जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्टरनेशन टैक्स रिजीम अंडर इनकम टैक्स एक्ट हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स। तुम्हें पता है कि अभी हमारा जो है टैक्स चेंज हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट हमारे पास 2025 हो गया है, तो वहां पर हमारे पास अलग से जो रूल आए जिसके तहत हमारे पास सारी चीजें भी कितना क्या जो है एलिजिबिलिटी लिमिट्स रहेंगी। तो आयकर अधिनियम के अधीन वैकल्पिक कर व्यवस्था निम्नलिखित में से किस धारा में विहित की गई है। तो अब ये की गई है आर्टिकल 115 बीएसी, 115 बीएसी में है हमारे पास। तो राइट ऑप्शन यहाँ का कौन सा है, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 24 क्या कहता है, इन अ केस वेयर गवर्नमेंट सर्वेंट इज फेसिंग एन इंक्वायरी अंडर रूल नंबर 14 ऑफ सीसीए रूल्स, यानी कि प्रोसीजर फॉर इंपोजिंग मेजर पेनल्टी एंड द चार्ज ऑफिसर इज एंटाइटल्ड टू असिस्टेंट ऑफ ए रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट एज डिफेंस असिस्टेंट, there is a ceiling on the number of case in which such retired government servant could function as DA। तो ऐसे प्रकरण में जहां कोई सरकारी कर्मचारी सीसीए नियमावली 1965 के नियम 14 के अधीन जांच का सामना कर रहा हो और आरोपी अधिकारी प्रतिरक्षा बचाव सहायक के रूप में किसी भी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की सहायता लेने का अधिकार है। इस प्रकार के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के प्रतिरक्षा बचाव सहायक सरकारी कर्मचारी के प्रतिरक्षा सहायक के रूप में कार्य करने के संदर्भ में प्रकरणों की संख्या की ऊपरी सीमा क्या है। सिंपली आज के टाइम पर जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में था और जो इस बार भी था, अब जो है आपके जो है क्वेश्चन जो आ रहे हैं सीसीए के टाइम लिमिट से भी या यहाँ से भी क्वेश्चन ईजी है समझने में, लेकिन लेंथी क्वेश्चन बना के देते हैं। जैसे यहाँ पर है सिंपल क्वेश्चन है कि भाई रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट डिफेंस असिस्टेंट के तौर पर कितने केस ले सकता है, तुम्हें पता है 7 ले सकता है। तो आइडेंटिफाई द सीलिंग फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन, तो 7 एट ए टाइम ले सकता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं सीसीए से, बट इजी आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा 25 हमारा क्या कहता है, एवरी नॉमिनेशन मेड एंड एवरी नोटिस ऑफ कैंसलेशन गिवन बाय ए सब्सक्राइबर ऑफ कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। ये ऑलरेडी भी क्वेश्चन आया हुआ है, एनवीएस में आया था, ठीक है। तो अंशदान भविष्य निधि पीपीएफ सीपीएफ के सब्सक्राइबर द्वारा दिए गए नामिती के नाम और उसे रद्द किए जाने के बारे में उसके द्वारा दी गई नोटिस निम्नलिखित में से किस तारीख से प्रवर्त होगी। तो हमें पता है कि भाई अगर नॉमिनेशन आपको कैंसिल करवाना है, चेंज करवाना है, तो आपको अकाउंट ऑफिसर को इन्फॉर्म करना होगा। अगर आपने टाइम पर कर दिया तो वेल एंड गुड है, जब भी उसको रिसीव होगा तब से माना जाएगा। इन केस कभी ऐसा केस होता है अनलकीली की जो है एम्प्लॉय गवर्नमेंट सर्वेंट जो उसकी डेथ हो जाती है और रिक्वेस्ट अभी एचओ के पास ही गई है, तो उस केस में हम कब मानते हैं कि एचओ के पास गई होगी, तब से ही हम मान लेते हैं, चाहे वो अकाउंट ऑफिसर के पास पहुंचाओ या ना पहुंचाओ। तो यहाँ पर हमारे पास डेथ का केस नहीं है, नॉर्मल केस है, तो हम कब मानेंगे, अकाउंट ऑफिसर के पास पहुंचाओ। तो डेट इट इज गिवन बाय सब्सक्राइबर, नहीं, सब्सक्राइबर द्वारा दिए जाने की तारीख से नहीं। डेट इट इज सेंट बाय एचओ, नहीं, तो कार्यालय के प्रधान द्वारा इसे भेजे जाने की तारीख से नहीं। डेट ऑफ रिसिप्ट बाय द अकाउंट ऑफिसर, ये हमारा करेक्ट है ऑप्शन सी, यानी कि लेखा अधिकारी द्वारा इसे प्राप्त किए जाने की तारीख से हम मानते हैं। डेट इट इज डायराइज बाय द अकाउंट ऑफिसर, वो बाद में भी कर सकता है, तो लेखा अधिकारी डायरी में से प्रवेश करने की तारीख से नहीं। ऑप्शन सी जो हमारा वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26, a writ in order to let the court know on what grounds he has been confined and is set him free if there is no jurisdiction for his detention. This writ has to be obeyed by the detaining authority by production of the person before the court. What this is writ known? तो writ जो है वहां से क्वेश्चन है कि न्यायालय को यह बताने के लिए कि किस आधार पर उसे हिरासत में लिया गया है और यदि उसे निरुद्ध किए जाने का कोई औचित्य नहीं है, उसे रिहा मुक्त कर दिया जाएगा, तो न्यायालय
न्यायालय के समक्ष संबंधित व्यक्ति को उपस्थित करने पर निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी की इस रिट का पालन करता है, तो इस रिट का क्या नाम है? तो ये रिट हमारी क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट है, हैबेस कॉर्पस। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो रिट्स भी आगे से आप जो है पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27। From which of the following dates the government servant can be allowed increment if this happens to fall in the course of joining time? निम्नलिखित में से किस तारीख से सरकारी सेवक की वेतन वृद्धि की अनुमति दी जा सकती है यदि वह सेवा में योगदान देने के क्रम में पड़ती हो? डेट ऑफ इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि की तारीख, डेट ऑफ रिलिंक्विशमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम द ओल्ड स्टेशन, पुराने स्टेशन का प्रभार छोड़ने की तारीख से, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एट न्यू स्टेशन, नए स्टेशन पर योगदान देने की तारीख से, और 1 मंथ आफ्टर ज्वाइनिंग न्यू स्टेशन, नए स्टेशन पर योगदान देने के 1 माह बाद। अब ये जो है हमने सी से ज्वाइनिंग टाइम रूल्स में पढ़ा है। एफआर हमारा कहता है फंडामेंटल रूल्स की अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी भी लीव पर है, उसका इंक्रीमेंट जो है उस दौरान होता है, तो वो इंक्रीमेंट हम तब तक नहीं देंगे जब तक एम्प्लॉय रिपोर्ट नहीं करेगा ऑन ड्यूटी। ऑन ड्यूटी के बाद मिलता है। तो यहाँ पर जब एम्प्लॉय ज्वाइनिंग टाइम पर है तो डेट ऑफ इंक्रीमेंट से भी हम नहीं देते, क्योंकि उस टाइम पर लीव पर है, ज्वाइनिंग टाइम पर है ना, तो लेट ऑफ जो है कब से उसने ऑल चार्ज किया नहीं, क्योंकि उस टाइम तक उसका इंक्रीमेंट ही ना हुआ। तो यहाँ से हम देंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग द एट द न्यू स्टेशन। जब एम्प्लॉय न्यू स्टेशन पर पहुंच गया उस दिन से उसका जो इंक्रीमेंट है वो माना जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहां पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द विद रेफरेंस टू द सीएसएमए रूल्स। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग? सीएसएमए रूल्स, सेंटर जो आपका मेडिकल अटेंडेंस रूल्स है उससे क्वेश्चन दिया गया है। केंद्रीय सिविल सेवा चिकित्सीय सुश्रूषा नियमावली 1944 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। एन एडवांस अप टू 90% में बी ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट इन केस ऑफ मेजर इलनेस लाइक बाईपास सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, मेजर कैंसर ट्रीटमेंट। तो ये हमारा करेक्ट है, हम 90% तक देते हैं। तो बड़ी बीमारी यथा बाईपास सर्जरी, किडनी प्रतिरोपण, कैंसर उपचार इत्यादि के मामले में सरकारी कर्मचारी को 90% तक धन अग्रिम एडवांस दिया जा सकता है, तो बिल्कुल दिया जा सकता है। सेकंड है हमारा ऑल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट कवर्ड अंडर सीएसएमए रूल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पे आर एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ मेडिकल अलाउंस। सीएसएमए रूल के तहत अधीन केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी भले उसका वेतन कुछ भी हो चिकित्सा अग्रिम के पात्र होते हैं। तो यस आप जो है एडवांस ले सकते हो, सभी को एडवांस मिलता है। जिसको पॉलिसी के तहत यहाँ पर बेनिफिट मिलता है उसको एडवांस मिलता है, तो एडवांस दिया जाएगा। सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड हमारा फॉर आउटडोर ट्रीटमेंट एडवांस में बी लिमिटेड टू 90% ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट एडवांस ऑफ ओपीडी एडवांस फॉर ओपीडी ट्रीटमेंट में बी ग्रांटेड व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग टेस्ट इन्वेस्टिगेशन इज नॉट मोर देन हमारा 10,000 जो है। तो बाहरी बहिरंग उपचार अग्रिम के तहत जो धन अग्रिम है उसके अनुमानित व्यय के 90% तक सीमित किया जा सकता है, बशर्ते कि अग्रिम उसी दशा में दिया जाएगा जब जांच परीक्षण सहित कुल व्यय 10,000 रुपए से अधिक नहीं हो। तो हम 90% तक जो एडवांस है वो हम यहाँ पर देते हैं। तो हमारी जो है तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसेबल अंडर टीए रूल्स टू द गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर रिटायरमेंट ऑन द सुपरएनुएशन इन केस जर्नी इज परफॉर्म्ड आफ्टर द रिटायरमेंट। सेवानिवृत्ति के बाद यात्रा करने की दिशा में जो है सरकारी सर्वेंट जो हमारा है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो यात्रा भत्ता नियमावली के अधीन निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है? क्या पूछा गया है? टीए रूल्स के तहत पूछा गया है कब? रिटायरमेंट। तो टीए और रिटायरमेंट भी हम क्या देते हैं? टीए और रिटायरमेंट भी हम देते हैं जो भी एम्प्लॉय का ट्रैवल का खर्च है वो हम देंगे, जो उसका पर्सनल अफेक्ट्स का खर्च है वो हम देंगे यहाँ पर, जो उसकी कन्वेंस का खर्च है वो हम यहाँ पर देते हैं, और इसके अलावा हम क्या देते हैं? हम देते हैं सीटीजी। ये 4 कंपोनेंट हम देते हैं। तो सीटीजी कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट वो हम देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल अफेक्ट्स वो हमने पढ़ा भी हम देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कन्वेंस वो भी हम देते हैं। यानी कि कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट सम्मित संस्थान स्थानांतरण अनुदान भी देते हैं, कर्मिक के सामान की ढुलाई भी देते हैं, वाहन की ढुलाई भी देते हैं। क्या नहीं देते? हम एडवांस नहीं देते हैं। यात्रा भत्ता अग्रिम जो एडवांस है वो नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? एडवांस हम देते हैं हमेशा एक गवर्नमेंट सर्वेंट को, और यहाँ पे जो केस है वहां पर एम्प्लॉय की रिटायरमेंट हो चुकी है तो हम एडवांस नहीं देते हैं। ठीक है, इसलिए हम नहीं देते क्योंकि अब हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं रहा तो हम एडवांस नहीं देते। हालांकि यहाँ पर हम एक क्लोज और भी पढ़ते हैं कि जब एम्प्लॉय अपने एलपीआर पर होता है, लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट पर होता है, तो उस टाइम पर एम्प्लॉय जो है यहाँ पर टीए ऑन रिटायरमेंट ले सकता है। तो अगर एम्प्लॉय इस टाइम पर लेगा जब वो एलपीआर पर है तो हम एडवांस भी देंगे, क्योंकि अभी उसकी जो है रिटायरमेंट नहीं हुई, अभी वो हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट है। बट यहाँ पर सुपरएनुएशन रिटायरमेंट हो चुकी है तो हम एडवांस नहीं देंगे। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 30 है, ए मॉडल टाइम लिमिट हैज बीन प्रेस्क्राइब फॉर एंश्योरिंग टाइमली कंक्लूजन ऑफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अंडर रूल 14 ऑफ सीसीएस सीसी रूल 1965। अगेन प्रोसीजर फॉर इंपोजिंग मेजर पेनल्टी। ऊपर भी क्वेश्चन था, नेम से नीचे भी हमारे पास क्वेश्चन है सेम उसी से। सीसीएस सीसी नियमावली 1965 के नियम 14 के अधीन विभागीय जांच समय पर पूरी हो जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आदर्श समय सीमा निर्धारित की गई है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही निर्धारित समय सीमा चुनिए। तो मैं पता है कितने टाइम का जो है डिसिप्लिन अथॉरिटी जो है वो क्या करती है, वो यहाँ पर अपॉइंट करती है किसको, इंक्वायरी अथॉरिटी को। कितना टाइम देती है? 6 महीने का टाइम देती है। 6 महीने में अगर इंक्वायरी पूरी नहीं हुई तो हम रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर देते हैं, बट इनिशियली 6 मंथ्स ओनली। तो विद इन 6 मंथ, 9 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, तुम्हें पता है 6 महीने के अंदर, यानी कि विद इन 6 मंथ। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 31, where a government servant avails of the casual leave any time during the tour, the calendar days on which he avails of casual leave will be excluded from the calculation of daily allowance। तो ये हमें पता है कि जब भी कोई सरकारी कर्मचारी टूर के दौरान आकस्मिक छुट्टी का उपयोग करता है, यानी कि उपभोग करता है कैजुअल लीव का, तो जिन कैलेंडर दिवसों में वह आकस्मिक लीव लेता है या लेती है, दैनिक भत्ता के परिकालन से उसे हटा दिया जाता है। हम कैजुअल लीव पर कभी भी डीए नहीं देते। टीए का जो बेनिफिट्स है वो हमें, क्योंकि उसके बाद या पहले है तो वो मिलता है, डीए हम नहीं देते हैं। तो वेयर हाफ ए डे कैजुअल लीव इज अवेल्ड ऑफ, हाउ मच डेली अलाउंस फॉर व्हाट कैलेंडर डे विल बी डिडक्टेड। तो जो हमने टेबल पढ़ी थी कि भाई कितने टाइम के लिए एब्सेंट है, उसके बेसिस पर डीए मिलता है। बस उसी को थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है कि उस कैलेंडर में के लिए कितना दैनिक भत्ते की कटौती होगी, जहां पर आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी ली गई है। आधे दिन की छुट्टी ली गई है। मेजरली हम मान के चलते हैं हमारी ड्यूटी कितनी होती है? 8 घंटे की, है ना। तो आधे दिन की, यानी कि हमारा जो है लेस देन 6 आवर है, या हाफ डे अगर हम माने इसमें, तो कितना हो गया 4। ये कितना हमारे पास लेस देन 6 आवर। हमें पता है लेस देन 6 आवर के लिए हम कितना देते हैं? 30% डीए देते हैं। 6 to 12 के लिए हम 70% डीए देते हैं। मोर देन 12 आवर के लिए अगर एम्प्लॉय एब्सेंट है हेडक्वार्टर से, वहां पर हम 100% जो डी है वो देते हैं। ये डिपेंड करता है आप कितने टाइम के लिए एब्सेंट हो अपने हेडक्वार्टर से। यहाँ पर एम्प्लॉय कितने टाइम के लिए हमारा ऐप जो है हाफ डे लिया है। हाफ डे लिया है तो मतलब 4 घंटे, अगर हम मोटा मोटा माने तो 6 घंटे से कम ही है, तो उसको 30% जो मिलना चाहिए था वो हम काटेंगे, बाकी हम दे रहे हैं। तो कितने कटौती करेंगे? हम 30% की कटौती करेंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, with the advent of the RTI Act, Right to Information Act, which of the following rules have been modified in the CCS Conduct Rules, Central Civil Services Conduct Rules 1964? सूचना का अधिकार अधिनियम के आगमन के फलस्वरूप केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली 1964 के निम्नलिखित में से किस नियम या किन नियमों के लिए संशोधन किया गया है? आर्टिकल 31, अगर आपको नहीं भी याद है तो आर्टिकल 31 तो हमें पता है, उसमें तो हमारे पास जनरल रूल है, ये तो हो ही नहीं सकता है। आर्टिकल 8 जो है हमारा वो भी नहीं है, वो भी हमने पढ़ा है पॉलिटिकल जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्राइक्स है उसके रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर जो हमारा विंडिकेशन के लिए हमारा 19 है। राइट ऑप्शन कौन सा है? हमारा जो है रूल नंबर 11। तो नियम जो 11 है वो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन है। तो यहाँ का हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाता है? करेक्ट। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 33। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, अगेन जो स्टेटमेंट्स है, क्वेश्चन हमारा सिंपल है, बस थोड़ा सा जो है घुमा फिरा के पूछा गया है, तो पढ़ने में आपको टाइम लगा होगा, लेंथी थोड़ा सा हो जाता है। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए ये क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल टाइम परमिसिबल फॉर एन एप्लीकेंट अंडर आरटीआई एक्ट टू फाइल एन अपील बिफोर एन ऑफिसर हु इज सीनियर इन रैंक टू द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और द स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर? सूचना का अधिकार नियम 2005 के अधीन प्रार्थी द्वारा केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी सीपीआईओ से वरिष्ठ अधिकारी अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष अपील करने की सामान्यतः अनुसम सीमा क्या है? तो बेसिकली फर्स्ट अपील पूछा गया है। फर्स्ट अपील के लिए टाइम लिमिट कितनी होती है? आरटीआई में हमने पढ़ा है कि जब भी आप जो है पीआईओ को रिक्वेस्ट करते हो 30 डेज के अंदर आपके पास रिप्लाई आ जाता है। अगर नहीं आता है 30 डेज के अंदर तो आप अपील कर सकते हो। तो कितने दिन के अंदर कर सकते हो? 30 डेज के अंदर आप जो है अपील कर सकते हो यहाँ पर, यानी कि फर्स्ट अपील जो होती है वो आपकी होती है 30 डेज की। उसके बाद आप वेट करते हो फॉर द रिप्लाई, तब आएगा अपील का रिप्लाई 45 डेज में। अगर नहीं आया है तो फिर आप जो है 90 डेज के अंदर जो है सेकंड अपील कर सकते हो। 30 डेज के अंदर रिप्लाई नहीं आया, अगले 30 डेज तक आप कभी भी अपील कर सकते हो। फर्स्ट अपील यानी कि विद इन द 30 डेज, 30 दिन। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है एज पर द रूल 133 का फर्स्ट ऑफ द जीएफआर 2017 a ministry or department at its discretion may execute repair works after following due process indicated in rule 139 159 and 160 of GFR up to a cost of which of the value threshold। तो ये जो है अमेंडमेंट हुए थे जब हमारे लास्ट ईयर में, तो वहां पर हमारे पास ये थे काफी सारे अमेंडमेंट तब हुआ था, है ना। तो सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 133 के अनुसार मंत्रालय या विभाग अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 139, 159 और 160 में उल्लिखित सम्यक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए निम्नलिखित में से कितने मूल्य की आरंभिक सीमा वाले लागत तक का मरम्मत कार्य कर सकता है। तो अगर उससे पहले होता तो हमारा आंसर कितना होता 30 लाख, अमेंडमेंट के बाद कितना हो गया था 60 लाख। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट है 60 लाख रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 while the government servant is on deputation in India which of the following allowances or facilities will be regulated in accordance with the rules of the borrowing organization। जब सरकारी कर्मचारी भारत में प्रतिनियुक्ति पर हो निम्नलिखित में से किस भत्ता या सुविधा का विनिमय आग्रहकरण बोरोइंग संगठन की नियमावली के अनुसार होगा, किसके तहत होगा। बोरोइंग के अकॉर्डिंग आपको जो है बोरोइंग और आपकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन दोनों के बीच में पहले डिसाइड होता है म्यूचुअली कि भाई कौन सा अलाउंस जो है वो देगा, किस तरीके से देगा, और हम गवर्नमेंट सर्वेंट को बता देते हैं। तो जैसे एचआरए बोरोइंग अथॉरिटी भाई किस तरीके से मिलेगा, हो सकता है सिटी के अकॉर्डिंग ही मिले। ट्रैवलिंग अलाउंस हमारा चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है, तो ये बेनिफिट है जो एम्प्लॉय को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर जो है बोरोइंग अथॉरिटी में सिमिलर है या उससे बेटर है तो बोरोइंग अथॉरिटी ज्यादातर अपने वाले देती है। बट मेडिकल पॉलिसी जो कि एम्प्लॉय ऑलरेडी है उसको जो है चेंज करना, उसको दोबारा से एनरोल करवाना किसी में, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर हम जो है डेप्यूटेशन इन इंडिया है तो हम कोशिश करते हैं सेम मेडिकल फैसिलिटी दें। तो ये जो है हमारी वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगी, हमारा जो है इन जो है ये राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सेकंड, कि कौन सा सुविधा का विनिमय बोरोइंग की नियमावली के अनुसार होगा, हमारा चिकित्सा सुविधा मेडिकल फैसिलिटी जो है वो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 एप्लीकेशंस रिसीव्ड seeking information under section 6 of the right to information act have to be acted upon within a specified time as per 7 of the right to information act 2005। सूचना का अधिकार नियम 2005 की धारा 6 के अधीन सूचना मांगने वाले आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र पर सूचना का अधिकार नियम 2005 की धारा 7 के अनुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्रवाई करनी चाहिए। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर जो है हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है आरटी के तहत रिक्वेस्ट लगाई है, कितने दिन के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा, सिंपल सा कितने दिन के अंदर मिल जाता है 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज। बस थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया। तो प्लीज इंडिकेट द स्पेसिफाइड लिमिट फ्रॉम द ऑप्शन बिलोइंग। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। यस, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है अभी एमसीक्यू के बाद हम करेंगे विद सॉल्यूशंस, ठीक है, जो जस्ट वेट। नेक्स्ट है हमारे पास जो है 37 while selling goods or government e-marketplace the seller shall offer the least possible price a certain percentage on maximum retail price unless otherwise specified, although sellers are free to offer higher discounts and undertake that they would not sell or offer to sell the same product in comparable quantity at a price equal to or lower than offer price on GEM। तो GEM पोर्टल जो हमारा है माल बिक्री के क्रम में विक्रेता यथाशक्त न्यूनतम कीमत अधिकतम खुदरा मूल्य के कतिपय प्रतिशत का प्रभाव देगा जब तक अथवा अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो, यद्यपि विक्रेता अधिक छूट देने के लिए स्वतंत्र है और यह भी वचन देते हैं कि वे उसी तुल्य गुणवत्ता युक्त उत्पाद को इसके समतुल्य कीमत पर अथवा उससे कम कीमत पर बाजार में बेचने का प्रस्ताव नहीं देंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये पूछा जा रहा है कि जैम पोर्टल पर जो सेलर है आप उससे प्रोडक्ट खरीदते हो वो आपको प्राइस कितना देगा, कितना डिस्काउंट देगा मिनिमम। तो ये जो है क्लोज ऐड किया गया था अभी रिसेंटली ही। तो प्लीज आइडेंटिफाई क्वांटम ऑफ परसेंटेज, तो मिनिमम उसको 10% देना ही देना है, उससे ज्यादा जो मर्जी दे सकता है बट 10% जो हमारा वो मिनिमम रहेगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 38 हमारा क्या है, वेयर नो एलटीसी एडवांस इज टेकन एलटीसी क्लेम फॉर रिम्बर्समेंट कैन बी प्रेफर्ड विद इन हाउ मच पीरियड विद द कंकरेंस ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर इन रिलैक्सेशन टू रूल नंबर 14 एंड 15 ऑफ एलटीसी रूल विद रेफरेंस टू द डीओपीटी। जिस मामले में एलटीसी एडवांस नहीं लिया गया है और छुट्टी यात्रा रियासत की प्रतिपूर्ति का दावा डीओपीटी का मामला सौंपे बिना एलटीसी नियम के 14 और 15 में ढील देते हुए वित्तीय
सलाहकार की अनुमति से कितनी अवधि के भीतर किया जा सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन अगर हम बात करें, क्वेश्चन ये है कि अगर जो है आपने एलटीसी एडवांस नहीं लिया तो कितने दिन में आप जो है अपना जो है सबमिट करते हो अपना क्लेम, 3 मंथ्स के अंदर, राइट। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अगर उसमें ढिलाई देनी है, रिलैक्सेशन देना, तो हम कितना कर देते हैं, 6 मंथ तक कर देते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है 3, 6 मंथ्स। जहां पर एडवांस लिया है वहां पर हमारा कितना होता है, टाइम लिमिट 1 मंथ होता है, वो रिलैक्स करके हम 3 मंथ्स करते हैं। नॉर्मल में 3 मंथ है, रिलैक्स करके हम कितना करते हैं, 6 मंथ्स कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 39। 39 हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, जो हमेशा मैं बोलती हूँ कि आपको याद रखना ही रखना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, which specific provision has been made in the general financial rule to facilitate the procurement of goods and services required by ministry department through online portal of government e-marketplace SPV। मंत्रालयों और विभागों द्वारा सरकार के ऑनलाइन पोर्टल जैम एसपीवी के माध्यम से अपेक्षित माल और सेवा के अधिप्रापण की सुविधा प्रदान करने हेतु इसे सुगम बनाने हेतु के लिए सामान्य वित्तीय नियमावली में क्या प्रदिष्टि संबंध किया गया है। तो जैम एसपीवी के बारे में किसमें है, 149 में, जो कहता है कि जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, गुड्स एंड सर्विसेज, जो है आपको मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को जैम पोर्टल से ही प्रोक्योर करने हैं। तो जैम एसपीवी के बारे में भी हमने वहीं से पढ़ा है। तो 149 जो हमारा वो करेक्ट आंसर है, यानी कि राइट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है 149 आर्टिकल 149 रूल है ये। नेक्स्ट हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जो हमारा एमसीक्यू का है, वो है हमारा 40। इफ द ग्रुप इज एजुकेटेड, मोटिवेटेड एंड सफिशिएंटली अवेयर ऑफ द प्रोसेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लीडरशिप इज नॉट रिकमेंडेड टू सक्सीड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। यदि समूह शिक्षित, अभिप्रेरित और प्रक्रिया से पर्याप्त है, सुपरिचित है, तो सफलता है तो निम्नलिखित विकल्पों में से किस प्रकार के नेतृत्व की संस्कृति नहीं की जा सकती। ऑथोरिटेरियन, अधिकारनायकवादी, डेमोक्रेटिक, पर्सो, या फिर हमारा फंक्शनल। तो देखो ऑथोरिटी तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जहां पर जो आपका स्टाफ है वो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर सारी चीजें हैं, तो हमारा क्या है कि यहाँ पर ऑथोरिटी नहीं हो सकता। आप ऑथोरिटी जो है किसी पर धाक नहीं जमा सकते, तो वो नहीं होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो वो यहाँ पर हम याद रखेंगे। हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो A9 जो है हमारा, उसी के अकॉर्डिंग हम डिस्क्रिप्टिव सेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहला जो है आपका ये 60 मार्क्स का है। अगेन जो 15 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का ही है ना। तो सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन यहाँ पर दूर हो गई, क्योंकि पहले ये था कि भाई जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आएंगे, कुछ 1-2 नंबर इस तरीके से डिवाइड हो सकते हैं। 4 नंबर के 15 क्वेश्चन है, 4 नंबर के ही है, जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आपके 60 है। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका जो है वो है एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एक्सपेक्ट के, और वो है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आपकी फर्स्ट यूनिट जो है एकेडमिक रेजिडेंशियल एंड एस्पेक्ट्स की, वहां से है। तो पहला क्वेश्चन आपका, स्टेट दी सिफालोकोडल प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट। जो हम 2 डेवलपमेंट पढ़ते हैं, एक हमारा है सिफालोकोडल और सेकंड हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, जो ये हमने पढ़ा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। यहां से क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन कहता है कि आपको बताना है विकास के शीर्षगामी सिद्धांत का वर्णन करना है, कि जो आपका डेवलपमेंटल प्रिंसिपल होता है, सिफालोकोडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, वो क्या है, वो आपको बताना है। सेकंड, गिवन वन एग्जांपल ऑफ सिफालोकोडल प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट। तो विकास के शीर्षगामी सिद्धांत का एक उदाहरण आपको देना है। थर्ड यहाँ पर है, डिफरेंशिएट सिफालोकोडिकल फ्रॉम द प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट। तो जो आपका सिफालोकोडल है और प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल है, उसमें आपको जो डिफरेंस बताना है। तो विकास के शीर्षगामी और समीप दूरभिमुख सिद्धांतों में एक अंतर बताइए। नेक्स्ट इसी का पार्ट है हमारा, गिवन एग्जांपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के समीप से दूरस्थ सिद्धांत का एक उदाहरण दीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 ही पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, एक एक नंबर जो है आपका यहाँ से बनाया गया है। तो फटाफट से आंसर भी देख लेते हैं जब हम यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला पार्ट आपसे पूछा गया है, सिफालोकोडल प्रिंसिपल जो है वो आपका डेवलपमेंट क्या होता है। तो ये हमने पढ़ा है कि हमारे पास 2 जो है प्रिंसिपल होते हैं। एक प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है, सिफालोकोडल की अगर हम बात करें तो सिफालोकोडल कहता है कि जो बच्चा होता है उसका जो डेवलपमेंट है फ्रॉम हेड टू टो होता है। सबसे पहले क्या करता है बच्चा, जो है अपना नेक सपोर्ट बनाना सीखता है ना, फिर बैठना सीखता है, क्रोल करना सीखता है, फिर जो है चलना सीखता है, इस तरीके से सीखता है। तो हमारा हेड से लेकर टो की तरफ जो डेवलपमेंट हो रहा है वो होता है हमारा सिफालोकोडल। प्रॉक्सिमोडिस्टल हमारा कौन सा होता है कि हम जो है सेंटर से आउटसाइड की तरफ, सेंटर से एक्सट्रीम की तरफ, कि बच्चा जो है पहले अपना क्या करता है, पहले जो है वो रोल करना सीखता है ना, फिर वो जो है उसका हाथों का डेवलपमेंट होता है, वो जो है क्रोलिंग करना, अपने हाथों से सपोर्ट बनाना, चीजों को होल्ड करना, उसके बाद सीखता है। तो वो होता है हमारे पास
तो सबसे पहले हमारा सिफालोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, यानी कि कंट्रोल ओवर बॉडी पार्ट्स डेवलप फर्स्ट इन द हेड रीजन एंड देन मूव डाउनवर्ड्स। तो विकास सर से पैर की ओर होता है, अर्थात पहले सिर और ऊपरी अंगों पर नियंत्रण विकसित होता है। तो सर से पैर की तरफ जो आपका डेवलपमेंट होता है वो होता है सिफालोकॉर्डल। देन इसमें पूछा गया आपसे कि एग्जांपल बताओ सिफालोकॉर्डल प्रिंसिपल का। तो एन इन्फेंट फर्स्ट गेन कंट्रोल ओवर नेक मसल्स, देन लर्न्स टू सिट, क्रॉल एंड फाइनली वॉक। ये सब हमारे इसी के एग्जांपल है कि शिशु पहले गर्दन नियंत्रित करता है, फिर बैठना सीखता है, रेंगना सीखता है और चलना सीखता है। तो ये हमारा हो गया एक एक नंबर का। आपके पास जो है कंप्लीट वही सीट थी, वो मैंने आपको बता दिया कि जो है जो भी जिनका एग्जाम अब आगे केवीएस एनवीएस में भी बाद में देने वाले हैं, तो आपको प्रॉपर स्पेस मिला था, उसी स्पेस में लिखना था। तो आपके पास ये नहीं था कि ओपन जो है आप जितना बड़ा लिखना चाहे उतना लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन मुझे आता, तो चलो इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। ऐसा नहीं था, प्रॉपर स्पेस था, उसी में ही आपको जो है आंसर अपना लिखना था। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट डी। यहाँ पर क्या पूछा गया कि दोनों का डिफरेंस बताओ, प्रॉक्सिमल डिस्टल और जो है आपका और सिफालोकॉर्डल है, दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। तो सिफालोकॉर्डल क्या होता है, डेवलपमेंट होता है फ्रॉम हेड टू टो, यानी कि सिर से पैर की तरफ विकास होता है। प्रॉक्सिमल डिस्टल की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट फ्रॉम द सेंटर टू एक्सट्रीमिस्ट होता है, यानी कि नियर टू फार होता है यहाँ पर। तो वो हमारा क्या होता है, प्रॉक्सिमल डिस्टल है। नेक्स्ट हमसे जो है पूछा गया एग्जांपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। तो ए चाइल्ड फर्स्ट कंट्रोल आर्म मूवमेंट, देन डेवलप्स कंट्रोल ओवर फिंगर। फाइन मोटर स्किल्स बाद में आती है, ग्रोस मोटर स्किल्स पहले आती हैं। तो बच्चा पहले भुजाओं पर नियंत्रण विकसित करता है और बाद में उंगलियों पर सूक्ष्म कौशल। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो दोनों प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया है, सिफालोकॉर्डल क्या होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों का आपको एग्जाम्पल बताना है। ये क्वेश्चन है जो हमारा सीधा सीधा कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका केस स्टडी के बेसिस पर। केस स्टडी के बेसिस पर है कि अर्जुन, a 16-year-old स्टूडेंट इन ग्रेड 11। अर्जुन है 16 साल का बच्चा है और कितने कौन से क्लास में है, 11वीं क्लास में है। वाज एन एकेडमिकली हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट इन मिडिल स्कूल, परफॉर्मेंस भी अच्छी थी उसकी। आफ्टर एंटरिंग द सीनियर सेकेंडरी क्लासेस ही बिगेन विथड्रॉइंग फ्रॉम क्लासरूम पार्टिसिपेशन। तो जब वो सीनियर सेकेंडरी क्लास में आया तो उसने जो है पार्टिसिपेशन, जो एनरोलमेंट जो आपकी इसकी थी वो यहाँ पर उसने कम कर दिया। जो एक उसका पार्टिसिपेटिव नेचर था, हर एक चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, वो कम हो गया। He has recently adopted a drastically different style of dressing and speech, influencing by an online gaming community। वो एक ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटी से जो है इन्फ्लुएंस हो रहा है यहाँ पर, और उसके अकॉर्डिंग अपनी जो ड्रेसिंग सेंस है, अपने बोलने का जो स्टाइल है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर चेंज कर रहा है। He expresses that marks don't define me। और वो बोलता है कि भाई मार्क्स जो है वो मुझे डिफाइन नहीं करते, कि मेरे जो मार्क्स है वो मेरी पहचान नहीं है। And says he feel fake when trying to meet his parents expectation of becoming an engineer। और वो कहता है कि जब मैं अपने जो पेरेंट्स है उसके सपनों को पूरा करने के लिए काम करता हूँ, इंजीनियर बनने के लिए, तो वो मुझे फेक लगता है अब। तो कक्षा 11 में पढ़ने वाला 16 वर्षीय छात्र अर्जुन माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई में बहुत अच्छा था। माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश करने के बाद उसने कक्षा में भाग लेना कम कर दिया। हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग समुदाय से प्रभावित होकर उसे अपने पहनावे और बोलने के तरीके में एकदम बदलाव कर लिया है। वह कहता है कि मेरे अंक मेरे पहचान नहीं है और इंजीनियर बनने के अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हुए उसे नकली महसूस होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पर, सबसे पहले है आइडेंटिफाई द डेवलपमेंटल स्टेज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द अर्जुन केस। अर्जुन के मामले में आपको बताना है विकासात्मक चरण क्या है और क्या संघर्ष है यहाँ पर। तो हमारा जो है बच्चा कितने साल का है, 16 साल का है, ग्रेड 11 में है, कौन सी स्टेज है, एडोलसन स्टेज में हमारा, है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट की एडोलसन स्टेज में है हमारा। तो क्या कॉन्फ्लिक्ट्स है यहाँ पर, रोल आइडेंटिटी की कंफ्यूजन है ना। तो जो उसको रोल आइडेंटिटी, भाई मुझे क्या बनना है, किस तरीके से बनना है, उसको अभी ये फेक लग रहा है, मार्क्स मुझे डिफाइन नहीं करते, वहां पर है। सेकेंड हमारा नेम द मेजर एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन और द अर्जुन बिहेवियर। सोशलाइजेशन किस चीज का उस पर प्रभाव पड़ रहा है, एजेंसी कौन है, किसका अकॉर्डिंग प्रभाव पड़ रहा है। जैसे छोटा बच्चा होता है घर पे सारी चीजें सीखता है, तो घर क्या है उसका एजेंसी है, और पेरेंट्स क्या है एजेंट, जिसकी वजह से इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पर क्या पूछा गया, मेजर एजेंसी सोशलाइजेशन में हमने पढ़ा था, राइट। तो अर्जुन के व्यवहार पर सामाजिकरण के मुख्य कारक का आपको नाम बताना है। यहाँ पर अभी हमने पढ़ा तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है सबसे ज्यादा उस पर, ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटी, उसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये क्या है उसके लिए एजेंसी है, यहाँ पर ऑनलाइन जो कम्युनिटी है वहां से इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि मास मीडिया इज द एजेंसी है।
Then should Arjun parents and the teachers strictly deal with the Arjun and punish him for behavior, force him to study, get good marks and become an engineer? Why or why not? तो ये तो हमारा एक एक नंबर का था। अब 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्या अर्जुन के माता पिता और शिक्षकों को उसके व्यवहार के लिए उसे सख्ती से पेश आना चाहिए और उसे दंडित करना चाहिए, उसे पढ़ाई के लिए मजबूर करना चाहिए, अच्छे अंक लाने और इंजीनियर बनने के लिए मजबूर करना चाहिए? क्यों और क्यों नहीं? क्योंकि हमें पता है कि एडोलसेंस ऐसे स्टेज है जहां पर सबसे जरूरी होता है बच्चे की बात को सुनना, वो क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, वो यहाँ पर सुनना बहुत जरूरी है, उसकी मनोस्थिति को जानना बहुत जरूरी है। तो हम उसको डांट के, डरा धमका के डिसिप्लिन में नहीं ला सकते हैं, ये चीजें हम नहीं कर सकते हैं। तो आपके क्या स्टेप्स होंगे, क्यों नहीं करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, तो ऑब्वियसली आप क्या स्टेप्स हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा कि डेवलपमेंटल स्टेज कौन सी और क्या कॉन्फ्लिक्ट्स है। तो डेवलपमेंटल स्टेज अभी हमने बात की कि अर्जुन हमारा जो है कौन सी क्लास में है, हमारा 11th में 16 साल का बच्चा है, तो यानी कि एडोलसेंस स्टेज में है, यानी कि अर्जुन हमारा किशोर अवस्था चरण में है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें एरिक्सन की थ्योरी के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन है, यानी कि पहचान बनाम जो है भूमिका बन, कि मुझे ये करना अच्छा लगता, मुझे ये फेक अच्छा लगता है, मैं अपने अकॉर्डिंग करना चाहता हूं, तो वो चीजें हैं। तो ही इज फेसिंग द आइडेंटिटी क्राइसिस स्ट्रगलिंग बिटवीन हिज ओन इंटरेस्ट एंड द पेरेंटल एक्सपेक्टेशन। तो वह क्या फेस कर रहा है, पहचान संकट का सामना कर रहा है, जहां पर उसकी क्या अपनी जो है रुचियां हैं और माता पिता के क्या सपने हैं, वो उसके एक्सपेक्टेशन वो आपस में यहाँ पर टकरा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं मुझे फेक लग रहा है, मैं आप पे जो है इंजीनियर बनने के लिए काम कर रहा हूँ, वहां पर पढ़ रहा हूँ, तो वो मुझे फेक लग रहा है। तो रोल वर्सेस आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ये हमारा सेकेंड हमारा क्या है, एजेंसी पूछी गई है। तो व्हाट इज द मेजर एजेंसी ऑफ द सोशलाइजेशन? तो मेजर एजेंसी इस टाइम पर क्या होती है, पीयर ग्रुप भी होता है, बच्चों वहां से सीखता है, और यहाँ पर जो बात की गई है वो हमारा क्या है, ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटी जो है वहां से बच्चा इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो मुख्य सामाजिकरण एजेंसी है सहपाठी समूह और ऑनलाइन गेमिंग समुदाय, ये थे हमारे एक एक नंबर का। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड जो है हमारा वो 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया, शुड पेरेंट्स एंड टीचर बी स्ट्रिक्ट, व्हाई और व्हाई नॉट? कि जो है बच्चे जो है यहाँ पर जो पेरेंट्स है या टीचर है उनको स्ट्रिक्ट होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो क्यों, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? तो नो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो हमें पता है कि एडोलसेंस स्टेज पर हम जो है कठोरता से काम नहीं ले सकते हैं। तो एडोलसेंस नीड अंडरस्टैंडिंग, गाइडेंस एंड इमोशनल सपोर्ट। तो एडोलसेंस पर हमें जो है समझ की जरूरत है, उसको जो है गाइड करने की जरूरत है, इमोशनल सपोर्ट, उसके इमोशंस को समझने की जरूरत है। प्रेशर में इंक्रीज स्ट्रेस, रिबेलियन एंड द आइडेंटिटी कंफ्यूजन। अगर हम उस पर प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, वो स्ट्रेस में होगा, उसकी जो और कंफ्यूजन है वो और बढ़ जाएगा, रिबेलियन हो जाएगा, है ना। पेरेंट्स एंड टीचर शुड यूज काउंसलिंग, हम यूज कर सकते हैं, ओपन कम्युनिकेशन एंड कैरियर गाइडेंस टू हेल्प द अर्जुन एक्सप्लोर हिज इंटरेस्ट। तो हमें नहीं, कठोरता और दंड उचित नहीं है। किशोरों को समझ, मार्गदर्शन और भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता होती है। दबाव से तनाव, विद्रोह और भ्रम बढ़ सकता है। तो माता पिता और शिक्षकों को परामर्श, संवाद और कैरियर मार्गदर्शन द्वारा मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो मैं यहाँ पर आपको आंसर बता रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू द की पॉइंट्स, आपको ये चीजें मेंशन करनी चाहिए थी या ये चीजें आप कर सकते थे। ठीक है, आपका आंसर लिखने का तरीका, आपका जो है आंसर लिखने का स्टाइल बिल्कुल अलग हो सकता है, हर किसी का अलग हो सकता है, क्योंकि हमें खुद ही पता है कि एमसीक्यू तो है नहीं है, यहाँ पर एक ही आंसर ठीक है ना। सब्जेक्टिव कोई ऐसे लिख रहा है, स्टोरी लिख रहा है, या कोई आंसर करना, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो आपके मेन पॉइंट्स थे वो आपको ये चीजें कवर करनी चाहिए थी। बस मैं यहाँ पर आपको आइडिया दे रही हूँ, दिस इज नॉट द आइडल वे ऑफ आंसर कि मुझे ऐसे ही लिखना चाहिए था या मेरा ऐसा ही होना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं है। आप बस ये देखो कि हाँ, जो जो चीज मैं बता रही हूँ आपने उसके अकॉर्डिंग आंसर किया है, आपने ये की पॉइंट्स ऐड किए, हो सकता है आपने कुछ और एग्जांपल दिया हो, कुछ और आपने ऐड किया हो, आपका आंसर भी सही हो सकता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो मैंने यहाँ पर बोला उसी के आंसर सही है, नहीं, आपका लिखने का स्टाइल हो सकता है अलग, आपके जो है पॉइंट्स अलग हो सकते हैं, सारी चीजें अलग हो सकती है, बट जो बेस चीज है कि हाँ भाई ये चीजें होनी थी वो आपने की नहीं, वो आपको देखना है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर ऑफ लर्निंग। अधिगम के व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच 2 अंतर आपको बताने हैं। तो 2 एग्जांपल आपको जो है यहाँ पर बताने हैं, क्या है पर्सनल एनवायरमेंट फैक्टर ऑफ लर्निंग, वो आपको बताना है। तो फैक्टर्स ऑफ लर्निंग हमारे सिलेबस में हम पढ़ते हैं, तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। नाउ गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच, 2 एग्जांपल आपको देने हैं, एक तो पर्सनल फैक्टर व्यक्तिगत कारक का और दूसरा आपको एनवायरमेंटल फैक्टर का। तो सीधा सीधा देखो क्वेश्चन है,
है ना, 4 नंबर के क्वेश्चन है। यहाँ पर आप बता दो कि एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है और पर्सनल फैक्टर क्या है। 2 पूछा गया, 2 डिफरेंस, सिर्फ 2 डिफरेंस, 1 नंबर का 1 डिफरेंस, 1 नंबर का आपने 1 डिफरेंस बता दिया तो 1 नंबर यहाँ पर सीधा 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 स्ट्रेट फॉरवर्डिंग है ना। 2 एग्जांपल आपको बताने, अगर आपने इसके 2 एग्जांपल बता दिए तो 1 नंबर, इसके 2 एग्जांपल बता दिए तो 1 नंबर हो गया। तो सीधा सीधा हमारा 4 नंबर का बहुत ही स्ट्रिक्ट शॉर्ट क्रिस्प आंसर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है और आपके मार्क्स पक्के हैं। नाउ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2 डिफरेंस आपको बताने हैं पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर में। पर्सनल फैक्टर जो हम पे डिपेंड करते हैं, हमारे अकॉर्डिंग जो हमारी लर्निंग है उस पर फोकस हो रहा है, मेरी इंटेलिजेंस कैसी है, मैं किस तरीके से जो है अपने टॉपिक्स को कवर कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, ये सब चीजें, जहां पर मेरा इंटरेस्ट भी है कि नहीं, मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ कि नहीं, मेरी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, ये सब फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, राइट। एनवायरमेंटल, आसपास का एनवायरमेंट, कैसा एनवायरमेंट है, कहीं शोर शराबा तो नहीं है, मुझे अपने अकॉर्डिंग एनवायरमेंट मिल रहा है, जो है फैमिली में कैसा है, स्कूल में कैसा है, ये सब चीजें अफेक्ट करती है एनवायरमेंटल फैक्टर। तो पर्सनल फैक्टर की अगर हम बात करें, इंटरनल टू लर्नर, यानी कि विद इन द इंडिविजुअल, मेरे कारण जो मेरी लर्निंग अफेक्ट हो रही है वो। तो पर्सनल फैक्टर्स इंक्लूड एबिलिटी, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, ये होता है। सेकेंड, एनवायरमेंटल फैक्टर, तो एनवायरमेंटल फैक्टर है एक्सटर्नल कंडीशंस अराउंड द लर्निंग, जो बाहर की कंडीशंस है, यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर की अगर हम बात करें, फैमिली है, स्कूल है, पीयर है, रिसोर्सेज क्या है, वो चीज फर्क पड़ती है। तो व्यक्तिगत कारक, व्यक्ति के अंदर के कारक, पर्यावरणीय कारक, बाहरी वातावरण से जुड़े कारक। व्यक्तिगत कारक के एग्जाम्पल हो सकते हैं बुद्धि, अभिरुचि, प्रेरणा। पर्यावरणीय कारक आपका परिवार हो गया, विद्यालय है हमारा, ठीक है, मित्र है, संसाधन क्या है आपके पास, वो हो गया आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास जो है एग्जाम्पल पूछा गया है, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें पर्सनल फैक्टर की, तो पर्सनल फैक्टर यानी कि जो है कोई भी 2 एग्जाम्पल आपको देने हैं। तो पर्सनल फैक्टर में जैसे इंटेलिजेंस लेवल हो गया आपका, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, ये हो गया कि आपकी बुद्धि स्तर क्या है ना, प्रेरणा कितनी है, रुचि कितनी है, ये चीजें। देन हमारे पास है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में फैमिली बैकग्राउंड, स्कूल का एनवायरमेंट, रिसोर्सेज आपके, ये सारी चीजें होगी, पारिवारिक पृष्ठभूमि और विद्यालय वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है 2 पार्ट्स में दिया गया है, यानी कि 2-2 के 2 हैं, 2 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। नेम एनी 2 कैटेगराइजेशन ऑफ कंसेप्ट बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेंजिबिलिटी। मूर्तता के वर्गीकरण पर आधारित किन्हीं 2 प्रकार की अवधारणाओं के वर्गों के नाम बताने हैं। एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच, और प्रत्येक का आपको जो है यहाँ पर एक उदाहरण भी देना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फोर्थ का जो ए है, जहां पर पूछा गया 2 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द टेंजिबिलिटी, वो है हमारे पास कॉन्क्रीट कंसेप्ट होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होते हैं ना। कॉन्क्रीट कंसेप्ट है हमारे पास और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, यानी कि ठोस और अमूर्त अवधारणाएं जो है ये होती है हमारे पास। 2 कैटेगरी हमने बता दी। नाउ अब पूछा गया एग्जांपल, हर एक का आपको एग्जांपल बताना है। तो कॉन्क्रीट कंसेप्ट की अगर हम बात करें एग्जांपल में, हमारे पास क्या है, चेयर हो गया, बुक्स है, ट्री है, कैन बी सीन एंड द टच, तो टेंजिबल जो चीज आप जो है टच कर सकते हो, देख सकते हो, कॉन्क्रीट हमारी है ना, कुर्सी है, पुस्तक है, पेड़ है, देखे और जो छुए जा सकते हैं। सेकेंड वी हैव द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। एक्सेप्ट कंसेप्ट जैसे कि लव, ऑनेस्टी, फ्रीडम, जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, जो है वो चीजें। तो प्रेम, ईमानदारी, स्वतंत्रता, ये आपका यहाँ पर आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा 4 पार्ट्स में है, एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। पॉक्सो एक्ट से क्वेश्चन हमारा, इन विच ईयर वाज पॉक्सो एक्ट पास्ड, तो आपको बताना है कि पॉक्सो जो अधिनियम है आपका, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम दी सेक्सुअल ऑफेंसेस, अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था। एक तो ये आपको बताना है ईयर सबसे पहले, तो सिंपल सा है, ईयर आपको बता दोगे तो 1 नंबर आपका सीधा। टू विच जेंडर इज द एक्ट अप्लाइकेबल, यह अधिनियम किस लिंग पर लागू होता है, ये आपसे पूछा गया है। Third, are school teachers required to report an offense under the act? Is it optional और mandatory? क्या स्कूल शिक्षकों के लिए अधिनियम के तहत किसी अपराध की रिपोर्ट करना अनिवार्य है, क्या यह विकल्पिक है या अनिवार्य है। तो पॉक्सो में इसके बारे में भी दिया गया है, तो वो आपको बताना है। देन हमारा लास्ट पार्ट है, अंडर द पॉक्सो एक्ट व्हाट मे द फेलियर बाय स्कूल अथॉरिटी टू रिपोर्ट अ सस्पेक्टेड ऑफेंस अगेंस्ट द चाइल्ड रिजल्ट इन। पॉक्सो अधिनियम के तहत किसी बच्चे के खिलाफ संदिग्ध अपराध की रिपोर्ट करने में स्कूल प्राधिकरण की विफलता के क्या परिणाम हो सकते हैं, ये आपको बताना है। चारों के चारों पार्ट पॉक्सो से हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आगे आपके पास ऐसे क्वेश्चन भी हैं जहां पर आपके पास अलग अलग हो सकता है, जरूरी कि चारों की चारों चीजें एक ही जो है एक्ट से रिलेटेड हो या एक ही चीज से, एक ही टॉपिक से रिलेटेड हो। तो सबसे पहले ईयर का पास हुआ था, हमें पता है पॉक्सो एक्ट 2012, यानी कि कब आया था, पॉक्सो एक्ट वाज पास इन 2012, 2012 में आया था, तो ईयर ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012 था हमारे पास।
सेकेंड, अप्लाइकेबल जेंडर, पोक्सो एक्ट जो है हमारा किस पर लागू होता है? पोक्सो एक्ट हमारा लागू होता है बच्चों पर। बच्चों के लिए एक्ट बनाया गया था जिसकी भी उम्र हमारी कितनी है, लेस देन 18 ईयर्स है, यानी कि माइनर्स के लिए बनाया गया था। और सभी जो है यहाँ पर हमारे फीमेल हो या मेल हो, सब पे हमारा जो है लागू होता है, बॉयज पर भी गर्ल्स पर भी। तो दिस एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल एंड अप्लाइकेबल टू बोथ बॉयज एंड गर्ल। तो यह अधिनियम क्या है हमारा, लिंग निरपेक्ष है। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स के लिए है, बॉयज के लिए है। तो सेक्सुअली विक्टिम कोई भी हो सकता है, बॉयज भी हो सकता है, गर्ल्स भी हो सकता है, दोनों पर लागू होता है। तो यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों पर ही हमारा ये एक्ट जो है हमारा लागू होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिपोर्टिंग बाय द टीचर, क्या ये मैंडेटरी है? तो हाँ, हमारा एक्ट कहता है कि जो पर्सन है उसको भी रिपोर्ट करना है और जो इंस्टीट्यूशन है वो भी रिपोर्ट करेगा। तो दोनों के लिए हमारे पास सजा का प्रावधान अलग अलग है। अगर कोई पर्सन है, वहां पर कोई स्टाफ है 6 महीने है, और जो है इंस्टीट्यूशन है तो 1 साल तक की सजा या प्लस फाइन भी हो सकता है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग बाय द टीचर, तो यस रिपोर्टिंग क्या हमारी मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। रिपोर्ट करना अनिवार्य है, वैकल्पिक नहीं है। देन हमारा है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फेलियर ऑफ रिपोर्ट। अगर किसी ने रिपोर्ट नहीं किया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं? तो फेलियर टू रिपोर्ट एन ऑफेंस मे लीड टू पनिशमेंट। पनिशमेंट यानी कि जो है इंप्रिजनमेंट हो सकती है, फाइन लगाया जा सकता है अंडर दिस एक्ट। तो रिपोर्ट नहीं करने पर दंड, जेल या जुर्माना हो सकता है। अगर कोई जो है स्टाफ का मेंबर है वो रिपोर्ट नहीं करता है तो 6 महीने तक की सजा प्लस जो है फाइन हो सकता है। अगर जो है हमारा मैनेजमेंट है उस पर अगर मैं लगाने इंस्टीट्यूशन ने जो है यहाँ पर इन्फॉर्म नहीं किया है, 1 साल तक की सजा प्लस जो भी जुर्माना है, फाइन है, वो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट इज द न्यू रिपोर्ट कार्ड फॉर असेसमेंट इंट्रोड्यूस इन एनईपी 2020 रेफर टू एज। यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन 1 नंबर का है कि एनईपी 2020 में लागू किए गए मूल्यांकन के नए रिपोर्ट कार्ड को क्या कहा जाता है? तुम्हें पता है एनईपी कहते हैं कि ट्रेडिशनल जो रिपोर्ट कार्ड है उसको हमें हटाना है और हमें क्या लेकर आना है, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, जो हमारी जहां पर बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में हम सारी चीजें वहां पर देख सकते हैं ना। उसका फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, उसकी क्या एक्टिविटी रही, किस चीज में पार्टिसिपेट करे, सब चीजें हम देख सकते हैं। सेकेंड हमारा क्या है, अगेन 1 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस रिपोर्ट कार्ड एम टू एक्सेस। जो भी मैंने बताया कि भाई क्या क्या एम रहेगा, क्या क्या चीजें होंगी इस रिपोर्ट कार्ड में, वो आपका है। ठीक है, रिपोर्ट कार्ड का उद्देश्य क्या आकलन करना है। देन हमारा जो थर्ड पार्ट है वो हमारा 2 नंबर का है, व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग एविडेंस सपोर्ट्स दिस प्रोग्रेस कार्ड स्पेसिफाई टू। किस प्रकार के सीखने के प्रमाण इस प्रगति कार्ड का समर्थन करते हैं, किन्हीं 2 को बताइए। तो ओवरऑल क्वेश्चन हमारा एक ही है, बस अलग अलग पॉइंट्स में हमें मेंशन करना है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू रिपोर्ट कार्ड। तो हमें पता है एचपीसी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। द न्यू रिपोर्ट कार्ड इज कॉल्ड होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, यानी कि इस रिपोर्ट कार्ड को आप समग्र प्रगति कार्ड, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जो है वो कहा जाता है। एम क्या है, सबसे पहले बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में एनईपी बात करती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इस रिपोर्ट कार्ड को डिजाइन किया है। तो कवर्स कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन, इनको कवर करती है, यानी कि यह संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोदैहिक विकास को शामिल करता है। सेकंड हमारा 360 डिग्री असेसमेंट होगा। यहाँ पर 360 डिग्री क्या होती है, 180 हमारा इस तरीके से होता है, 360 डिग्री हमें पता है हमारा पूरा सर्कल होता है। तो 360 डिग्री में फीडबैक हम जो है, जो पर्सन है वो भी अपना फीडबैक दे रहा है, उसके जो साथ में साथी हैं वो भी यहाँ पर कलीग जो है वो भी फीडबैक देते हैं। लोअर लेवल से भी हम फीडबैक लेते हैं, अपर लेवल से भी हम फीडबैक लेते हैं। यहाँ पर स्कूल है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के लोअर लेवल पर कोई नहीं है, बट स्टूडेंट जो है वो खुद से अपनी जो है फीडबैक देता है। उसके जो पीयर्स है वो यहाँ पर फीडबैक देते हैं, हम चाहे तो पेरेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, टीचर्स है वो यहाँ पर फीडबैक देते हैं। तो इसको हम 360 डिग्री फीडबैक कहते हैं। तो इंक्लूड सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट एंड द टीचर असेसमेंट। तो इसमें हम स्व मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन और शिक्षक मूल्यांकन जो है हमारा ये शामिल हो। देन हमारे पास की कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन है, हमारा फोकस किस पे करता है, ऑन द स्किल्स एंड द कॉम्पिटेंसी पर फोकस है, रोट लर्निंग पर फोकस नहीं है। तो यह कौशल और दक्षताओं पर आधारित है, रटने पर आधारित नहीं है। अब इसमें इतने पॉइंट्स नहीं पूछे गए थे, मैं आपको बता रही हूँ। आपने हो सकता है कोई इनमें से जो है मैंने 2 बता दिया, बोले ये तो मैंने लिखे ही नहीं, तो कोई और आपने लिखे हो तो सभी ठीक है। कंटिन्यूअस असेसमेंट है, इवैल्यूएशन इज ऑनगोइंग, नॉट जस्ट एग्जाम बेस्ड कि भाई एग्जाम पर हमने बता दिया आपने पास हो या फेल। अब जो है पेरेंट्स को पता है उसकी रिपोर्ट कार्ड देखकर कि बच्चा जब हमारा इस क्लास में एंटर हुआ था और 1 साल के बाद बच्चे में क्या क्या चेंजेस है, बच्चा जो है बच्चे की जो पेरेंट्स है उसको सही से समझ सकते हैं। तो मूल्यांकन निरंतर होता है, केवल परीक्षा आधारित नहीं। देन हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक है, ऑप्शनल एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, क्वालिटेटिव फीडबैक है इंस्टेड ऑफ दी ओनली मार्क्स। तो केवल अंक नहीं दे रहे हम, वर्णात्मक प्रतिक्रिया जो है वो हम यहाँ पर दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के बजाय हम डिस्क्रिप्टिव दे रहे हैं।
Now, what are the evidence? बेसिकली क्या प्रमाण है? तो फोकस ऑन दी ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं, बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर बेस्ड है, हमारा कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल पर बेस्ड है, इंक्लूड करते हैं इसमें सेल्फ को, पीयर को, टीचर असेसमेंट को, 360 डिग्री फीडबैक है, सभी चीजों को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, उसका एकेडमिक्स भी, उसकी करिकुलर एक्टिविटीज भी, प्लस जो उसकी लाइफ स्किल्स है वो भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एड ऑन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? स्पेसिफाई दी फुल फॉर्म ऑफ दी दीक्षा। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है दीक्षा की फुल फॉर्म, मैंने कई बार आपसे जो है एग्जाम क्लास में पूछे है दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है। सो दीक्षा की फुल फॉर्म आपको बतानी है, यहाँ पर उसका पूरा नाम बताना है। सेकंड, हु इज द प्लेटफॉर्म मेंट फॉर? स्पेसिफाई टू स्टेक होल्डर हु कैन बेनिफिट विद। तो स्टेक होल्डर यहाँ पर कौन कौन है? तो यह प्लेटफॉर्म किसके लिए बनाया गया है और ऐसे 2 हितधारकों का उल्लेख करें जिन्हें इससे लाभ मिलता है। थर्ड हमारा जो है अगेन 1 नंबर का सी पार्ट, डज द प्लेटफॉर्म सपोर्ट मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस? क्या यह प्लेटफॉर्म एकाधिक भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है, हाँ या ना, ये आपको बताना है। देन हमारा नेक्स्ट 1 नंबर का है हाउ इज द प्लेटफॉर्म ए कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम? एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर जो यह प्लेटफॉर्म है सहयोगी पारिस्थितिक तंत्र कैसे है? तो दीक्षा की फुल फॉर्म आप बता देंगे यहाँ पर, है ना। सेकंड हमारा क्या प्लेटफॉर्म किसके लिए बनाया गया है? तो सभी के लिए, टीचर्स यहाँ पर अपना जो है कंटेंट अपलोड करें, स्टूडेंट को उससे बेनिफिट हो रहा है, तो स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है, सब देख सकते हैं कि बच्चा क्या चीजें सीख रहा है ना। स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट है, पेरेंट्स को भी, और टीचर भी है जो अपना टैलेंट वहां पर शोकेस कर पा रहे हैं। डज द प्लेटफॉर्म सपोर्ट मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस? यस। तो मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में हमारा जो दीक्षा पोर्टल है वो अवेलेबल करवाएगा, क्योंकि एनईपी कहते हैं रीजनल लैंग्वेज पर फोकस करना है, और यहाँ पर हमारे पास लैंग्वेजेस हैं। हाउ इज द प्लेटफॉर्म है कोलैबोरेटिव? कोलैबोरेटिव की सबका साथ मिलकर है कि पेरेंट्स जो है, टीचर्स है, सब जो है मिलकर यहाँ पर काम करें, जो है पूरा इसका जो है फायदा उठाया जा रहा है। तो दीक्षा की फुल फॉर्म सबसे पहले हम एड ऑन कर देंगे। तो दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग हमारी। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग हमारी फुल फॉर्म होगी, 1 नंबर का ये है। सेकंड हमारे पास स्टेक होल्डर्स कौन है? तो मैंने हमेशा आपको बताया कि जो हमारी न्यू टेक्स्ट बुक्स है वहां पर भी क्यूआर कोड है, उसको आप जो है स्कैन करोगे तो आप एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट्स, एज ए पेरेंट्स हम लॉग इन कर सकते हैं। तो वो सारे हमारे क्या स्टेक होल्डर्स है, टीचर्स है, पेरेंट्स है, हमारे पास जो है स्टूडेंट्स है, कि शिक्षक, छात्र और अभिभावक। देन हमारे पास जो है सी, अगर हम बात करें सी पार्ट जो हमारा है, डज इट सपोर्ट मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस? यस। इस पे जो है कई भारतीय भाषाओं का समर्थन शामिल है, तो बहुत सारी मल्टीपल रीजनल लैंग्वेजेस में यहाँ पर आपको कंटेंट मिल जाता है। नाउ हाउ इट इज अ कोलैबोरेटिव सिस्टम? किस तरीके से आप कह सकते हैं कि कोलैबोरेटिव अप्रोच है? It is a collaborative because teachers, states and the institution can create, share and access digital content on a common platform. एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया जहां पर टीचर कंटेंट दे पा रहा है, स्टूडेंट वहां पर एक्सेस कर पा रहे हैं, और भी अथॉरिटी जो है वो अपना कंटेंट दे पा रही है। तो यह एक सहयोगात्मक है, क्योंकि शिक्षक, राज्य और संस्थान एक ही मंच पर सामग्री बनाते, साझा करते और उपयोग करते हैं। तो ये हमारा करेक्ट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्पेसिफाई इट इज ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट दी गई है, बस आपको ये बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। सिलेबस इज द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ प्लान लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड एजुकेशनल गोल। तो निम्नलिखित कथन को पढ़ें और बताएं कि यह सत्य है या असत्य है। पाठ्यक्रम नियोजित अधिगम अनुभवों और शैक्षिक लक्ष्यों का व्यापक ढांचा है। तुम्हें पता है ये सिलेबस नहीं है, दिस इज क्या है, ये हमारा करिकुलम होता है ना। करिकुलम में हम सारी एक्टिविटी जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, आपका एजुकेशन गोल्स है, वो हम करिकुलम का पार्ट है, ना कि सिलेबस का। तो ये तो हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सेकंड हमारा है गिव 2 रीजंस फॉर योर आंसर। तो सेकंड हमारा पूछा गया कि आप आपने फॉल्स बताया है तो बताओ कि क्यों बताया है, या अगर आपने ये बोला है ट्रू है तो क्यों बताओ कि क्यों आपने बोला है। तो ये फॉल्स है, क्योंकि हमें पता है कि वो सारी चीजें हमारी करिकुलम में होती है, सिलेबस हमारे करिकुलम का पार्ट है, ये हमारे पास नहीं होता है सिलेबस। देन हमारे पास व्हाट इज द डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स ओवरऑल विजन एंड प्रिंसिपल ऑफ द एजुकेशन गोल। अगेन जो है वही चीज यहाँ पर पूछ रही कि भाई उस डॉक्यूमेंट का नाम बताओ, अगर ये फॉल्स है तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जहां पर आपका ओवरऑल विजन, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन गोल जो है वो यहाँ पर होते हैं। तो शिक्षा के समग्र दृष्टिकोण और सिद्धांतों को प्रदान करने वाले दस्तावेज को क्या कहा जाता है, वो आपको बताना है। आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, करिकुलम है, सिलेबस नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो हमारी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि वो हमारे किसका पार्ट है, वो हमारी जो है करिकुलम का पार्ट है, ना कि हमारा जो है इसका पार्ट है। देन हमारा है रीजन। रीजन, सिलेबस इज अ सबसेट ऑफ द करिकुलम लिमिटेड टू द लिस्ट ऑफ टॉपिक टू बी टॉट इन द सब्जेक्ट। तो जो सिलेबस है वो हमारी करिकुलम का ही पार्ट होता है, ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस, अदर एक्टिविटीज वो इसमें नहीं होती हैं। तो पाठ्यक्रम जो हमारा सिलेबस पाठ्यचर्या का एक हिस्सा है, जो केवल एक विषय में पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची तक ही सीमित है।
सेकंड हमारा करिकुलम, करिकुलम इज द ब्रॉड फ्रेमवर्क दैट इंक्लूड्स ऑल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, पेडागोजी एंड गोल्स। आपने ऊपर वाली स्टेटमेंट को सीधा यूज कर दिया, ये भी हमारा करेक्ट है, राइट। तो पाठ्य चर्चा हमारा क्या है, वह व्यापक ढांचा है जिसमें सीखने के अनुभव, शिक्षा शास्त्र और लक्ष्य शामिल लेते हैं। देन हमारा है थर्ड, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडिंग विजन एंड प्रिंसिपल। कौन सा है हमारे पास यहाँ पर, तो क्या डॉक्यूमेंट है जहां पर हमारा कंप्लीटली उसके अलाइन होता है, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है हमारा, इसे हम राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, एनसीएफ जो है वो हम कहते हैं कि भाई क्या क्या करिकुलम और किस तरीके से चीजें होंगे। नाउ अभी तक हमारे क्वेश्चन थे 1 नंबर का, कोई 2 नंबर का, जो है या तो सारे 1 नंबर के हैं या 2-2 नंबर के हैं या 1-2 1-1 इस तरीके से। अब हमारा 4 नंबर का सीधा जो है पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो सीधा 4 नंबर का दिया गया है, इसको देख लेते हैं। ए नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल एंड एंड टू एंड ऑनलाइन मार्केट प्लेस, हमें पता है किसके बारे में बात कर रहे हैं, जैम पोर्टल के बारे में, has been set up for a central and the state government ministries department, central and state public sector undertaking, autonomous institution and local body for procurement of common use goods and services. Identify the entity and any two novel features which were not available in the ages of the general financial rule. तो आपको 4 लाइन में आंसर लिखना है, ये भी स्पेसिफाई किया गया, बहुत बड़ा आंसर नहीं, 4 लाइन में आपको बता दो शॉर्टकट में कि भाई क्या चीज है। तो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के मंत्रालय, विभाग, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में सामान्य उपयोग की वस्तुओं, माल और सेवाओं की खरीद के लिए एक एंड टू एंड, एक पक्ष से दूसरे पक्ष तक के निमित्त राष्ट्रीय सरकारी अभिप्रारण पोर्टल, विपणन स्थल एनपीपीपी मार्केट प्लेस की स्थापना की गई। तो आपको पता है कि ये कौन सा हमारा जैम पोर्टल है। जैम पोर्टल में हम स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं कि ये जो सारे रूल्स रेगुलेशन है हमारी सभी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट पर अप्लाईकेबल होंगे, इवन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन पर भी अप्लाईकेबल होंगे जिसके अपने खुद के रूल नहीं है। अगर कोई अपने खुद के रूल बनाता है तो भी हमारा बेस रूल यही रहेगा। अब इसमें पूछा गया आपके कि उक्त के निमित्त संबंधित युक्ति का नाम बताएं और इसमें उपबंधित ऐसे किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें जो सामान्य वित्तीय नियमावली में उपलब्ध नहीं थे, जो सामान्य जीएफआर में नहीं है, उसके अलावा और क्या जो है विशेषता है वो आपको बतानी है। तो आपको जैम पोर्टल पता है, जैम पोर्टल आपने पढ़ा है अलग से भी, है ना, तो वो चीजें आप जो है यहाँ पर आंसर कर सकते हैं जो आपके पास जीएफआर में नहीं है। तो आंसर आपका इट इज द एंटिटीज हमारी क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जैम पोर्टल की बात हो रही है, ए नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, तो यह इकाई है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जैम पोर्टल, जो कि एक राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है जहां पर कोई भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जब भी पब्लिक सर्विस के लिए जो भी हमें कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट के चलते हमें कोई भी खरीदारी करनी है तो हम यहां से कर सकते हैं। It provides an end-to-end online platform for procurement of goods and services by the government department. यह सरकारी विभागों के लिए वस्तु और सेवाओं की end-to-end ऑनलाइन खरीद की सुविधाएं प्राप्त करता है। आप यहाँ पे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करो, सर्च करो, प्रोडक्ट को सेलेक्ट करो, स्पेसिफिकेशन मैच करो, डिलीवरी टाइम मैच करो, एडमिन अप्रूवल डालो, फाइनेंशियल अप्रूवल डालो, प्रोडक्ट को जो है ऐड टू कार्ट करो, ऑर्डर प्लेस कर दो। कंसाइनी आप बता सकते हो आपका प्रोडक्ट जो है कहाँ पर डिलीवर होगा। आपका प्रोडक्ट जो है डिलीवर आपके पास हो गया, पीआरसी जनरेट करते हो, क्रैक जनरेट करते हो, फिर उसके बाद जो है आपका जो प्रोडक्ट आपके पास पूरा राइट है। अगर कोई प्रोडक्ट जो है आपके पास जो है आपने रिजेक्ट करना है, कोई जो है डिफॉल्ट है, कोई जो है हमारे पास करेक्ट पोजीशन में नहीं आया, सही तरीके से नहीं आया, हमारा प्रोडक्ट जो है डैमेज है, तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो क्रैक सर्टिफिकेट में। आफ्टर दैट आप जो है उसको इनवॉइस रेज करके जो पेमेंट है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो एंड टू एंड सॉल्यूशन है आपके पास पूरा खरीदारी का। जैम पोर्टल के बारे में बात हो रही है। अब बात करें अगर हम फीचर्स की, फीचर्स हमारे पास क्या है कि हम डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। अगर फीचर की बात करें तो हमारे पास क्रैक सर्टिफिकेट है ना, जो हमारे जो है जीएफआर में तो मेंशन हम अलग से पढ़ते हैं। क्रैक सर्टिफिकेट है जहां पर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट डैमेज आया तो हमारे पास पूरा राइट है, हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी जो है रिसेंटली एक जो है लॉन्च किया गया था कि जहां पर जो भी सेलर है वो 10% जो है डिस्काउंट देगा, उससे ज्यादा का डिस्काउंट उस पर डिपेंड करता है, वो दे सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है 1 लाख रुपए तक की खरीदारी के लिए भी हमें छूट दे दी गई थी कि आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो, जो हमारी जीएफआर में है 50,000 तक की। तो एंटिटी अगर हम फीचर्स की बात करें, सबसे पहले डायरेक्ट परचेजेस है, अलोज एंड टू एंड ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट फॉर कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज विद द मिनिमल पेपर वर्क, तो कम से कम पेपर वर्क और सारी खरीदारी आप यहाँ से कर सकते हो। न्यूनतम कागजी कार्रवाई के साथ सामान्य वस्तुओं सेवाओं के लिए एंड टू एंड ऑनलाइन खरीद की अनुमति देता है। सेकंड हमारे पास है डायनेमिक प्राइस है ना, जो है, और जो है हमारे पास ई बिडिंग है, तो स्टैटिक प्राइस नहीं है कि जो है वही है। तो फीचर्स है इस पे, रिवर्स ऑक्शन आपको मिलता है, बायबैक ऑप्शन है आपके पास, बिजनेस एनालिटिकल टूल है जहां पर आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। तो कंपैरिजन टूल है वर नॉट अवेलेबल इन द ट्रेडिशनल जीएफआर, तो रिवर्स ऑक्शन, तुलना उपकरण जैसे ये सुविधाएं जो है आपके जो है जीएफआर में उपलब्ध नहीं थी वो भी आपके पास यहाँ पर प्रोवाइड है। अगेन डिपेंड करता है आपने कौन सा लिखा है, आपका भी आंसर ठीक हो सकता है।
नेक्स्ट है हमारे पास अगेन 4 नंबर का जो है एक यहाँ पर दिया गया है सीधा, प्लीज आइडेंटिफाई द गाइडलाइंस कंसिडरेशन फॉर एनेक्टमेंट ऑफ ए डिटेल लेजिस्लेशन ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में SHWWPPR एक्ट जो है हम इसको कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है हमारा पोश एक्ट है 2013। ठीक है, आंसर आपको 4 लाइनों में बताना है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम 2013 के अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धांत क्या है, वो आपको यहाँ पर बताना है कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें पोस्ट एक्ट के बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट, नाम से हमें पता चल रहा है, इससे रिगार्डिंग हमने बैकग्राउंड के बारे में बात की थी कि भाई जो ये एक्ट है हमारा किसके तहत बना गया था, विशाखा जो हमारी गाइडलाइंस है वो यहाँ पर हम फॉलो करते हैं, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जो केस था उसके अकॉर्डिंग बनाया गया था, तो उसी के बारे में पूछा गया क्यों आया था, क्या बैकग्राउंड है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पोस्ट एक्ट यानी कि 2013 का जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट है, जो इसका नया नाम है, उसके बारे में बात की गई है, यानी कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम। गाइडलाइन कंसिडरेशन की अगर हम बात करें, द एक्ट इज बेस्ड ऑन दी विशाखा गाइडलाइंस एस्टेब्लिश बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट आई थी, जो गाइडलाइंस थी, उसके तहत बनाया गया। इससे पहले क्या था कि सिर्फ और सिर्फ जो है रेप और असोल्ट ही हम जो है यहाँ पर कंसिडर करते थे, बेसिकली एक सेक्सुअल ऑफेंसेस, उसके अलावा नहीं थे। इसमें हमने काफी सारी चीजें ऐड की, जैसे कि अनवेलकमिंग नेचर है, फिजिकल वर्बल नॉन वर्बल भी हो सकता है, सेक्सुअली कलर रिमार्क पास ऑन करना, पोर्नोग्राफी शो करना। ठीक है, ये सारी चीजें जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पर ऐड की गई। तो यह अधिनियम उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित विशाखा दिशा निर्देशों पर आधारित है। इट सीक्स टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ वुमेन इक्वलिटी एंड ए सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। यह संविधान के तहत महिलाओं की समानता और सुरक्षित कार्य वातावरण के मौलिक अधिकार की भी रक्षा करने का प्रयास करता है। तो इसके बारे में आप बता देंगे जो जो डेफिनेशन ऐड हुई थी, उसके अलावा हमारे पास इंप्लीकेशन जो है, कुछ डायरेक्ट डेफिनेशन है, कुछ इंप्लीकेशन वो हम यहाँ पर ऐड ऑन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ये भी हमारे पास सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है 4 नंबर का है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 एंड लिस्ट अ फ्यू नोट्स ऑफ क्वेश्चन व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द ओरल इंस्ट्रक्शंस बाय सीनियर ऑफिसर्स और ऑर्डर्स ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्टर। 4 लाइन में आपको आंसर करना है। सीसीएस कंडक्ट रूल्स का रूल नंबर 3 से आपका क्वेश्चन है। केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली 1964 के संदर्भ में मंत्री की ओर से दिए गए आदेश अथवा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में कुछ टिप्पणी लिखिए। 4 पंक्तियों में आपको उत्तर देना है कि जब भी कोई भी डायरेक्शन, हमने पढ़ा है कि जब भी कोई भी इंस्ट्रक्शन दी जानी है थ्रू द सीनियर ऑफिसर, वो हमेशा रिटर्न में ही होनी चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी है जहां पर हम रिटर्न में ऑर्डर नहीं दे सकते हैं तो हम ओरल में इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो है जितना जल्दी हो सके उसको रिटर्न में कंफर्म करना जरूरी है। जूनियर यहाँ पे प्रोएक्टिव स्टेप ले सकता है, वो एक्नॉलेजमेंट के लिए बोल सकता है, जैसे मेल लिख दे एक्नॉलेजमेंट ले लिया, रिमाइंड करवा सकता है, बट अल्टीमेटली हमेशा जो हमारा सीनियर ऑफिसर है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो जितना जल्दी हो सके यहाँ पर जो है हमारा रिटर्न जो है ओरल जो इंस्ट्रक्शन है उसको रिटर्न में करें। तो उसी के बारे में आपको लिखना है कि ओरल इंस्ट्रक्शन शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल and must be confirmed in writing. If unavoidable, the officer should seek written confirmation immediately. No instruction should violate rules, procedure, or the proprietary. And responsibility and accountability must be clearly recorded and the traceable. तो मौखिक निर्देशों से यथासंभव बचना चाहिए और उन्हें लिखित रूप में पुष्टि करना आवश्यक है। यदि मौखिक निर्देश दिए जाएं तो तुरंत लिखित पुष्टि प्राप्त करनी चाहिए। कोई भी निर्देश नियमों और प्रक्रियाओं के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से दर्ज किए जाने चाहिए। तो ये जो है आप यहाँ पर पॉइंट जो है वो आप नोट डाउन कर दो। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा 12 हमारा अगेन 4 मार्क्स का है। इन द परसुएंस ऑफ रूल 1423 का फर्स्ट क्लोज ऑफ सीसीए रूल सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 5, a report shall be prepared after the conclusion of the inquiry। तो जो है हमने रूल नंबर 14 यानी कि प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टी, उसमें जब इंक्वायरी खत्म हो जाती है तो हम बनाते हैं इंक्वायरी रिपोर्ट। उसी के बारे में बात की गई है कि इंक्वायरी जो है कंक्लूजन खत्म हो जाता है इंक्वायरी का, एक रिपोर्ट बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसका हम नाम देते हैं इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो हम इसको बोलते हैं। तो प्लीज एनलिस्ट विच डॉक्यूमेंट शुड बी एसेंशियली कंटेन इन द सेड रिपोर्ट। आपको बता रहा है जो इंक्वायरी रिपोर्ट बनेगी इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो होने चाहिए। केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियमावली 1965 के नियम 14 का जो 23वां का फर्स्ट क्लोज है उसके अनुसरण में
जांच पूरी होने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कृपया उल्लेख कीजिए कि उक्त रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किन दस्तावेजों के अनिवार्य अंतर्निर्दिष्ट करना जरूरी है। उत्तर अपना 4 पंक्तियों में थे। तो जो आपकी इंक्वायरी रिपोर्ट बनती है ना, जब इंक्वायरी खत्म हो गई तो उसमें हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे पास जो कंप्लेन थी वो, प्लस जो है जो उसका रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस आता चार्ज ऑफिसर का, वो उसमें होता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग विटनेस, जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और विटनेस जो है पेश हुए जब हमारी इंक्वायरी चली, किस डॉक्यूमेंट या किस विटनेस से हमारा क्या रिजल्ट रहा, कोई ब्रीफिंग है तो वो उसमें होगी, अगर ओरल या रिटन ब्रीफ बनाई गई है बेसिकली बाय द प्रेजेंटिंग ऑफिसर एंड द चार्ज ऑफिसर, उसके बाद हमारा क्या रिजल्ट रहा है, भाई एम्प्लॉय गिल्टी है नहीं गिल्टी है, वो सारी चीजें होंगी। कभी भी पेनल्टी के बारे में नहीं होता, क्योंकि इंक्वायरी अथॉरिटी के पास पावर नहीं है कोई भी पेनल्टी देने की। तो इंक्वायरी रिपोर्ट जो हमारी रूल 14 के तहत बनती है, जिसको हम कहते हैं जांच रिपोर्ट है हमारी। एसेंशियल डॉक्यूमेंट क्या है, द आर्टिकल्स ऑफ चार्ज एंड द स्टेटमेंट ऑफ इम्पिटेशन ऑफ द मिसकंडक्ट, यानी कि आरोप का लेख और कदाचार के आरोपों का विवरण। सबसे पहले हमारे लिए क्या जरूरी है, भाई कंप्लेन क्या आई थी, और जो कंप्लेन हमारे पास आई थी वो किस रूल का मिसकंडक्ट है। जैसे कोई भी पुलिस कंप्लेन लिखवाते हैं तो क्या कंप्लेन है, कौन सी धारा लगेगी, वो यहाँ पर जरूरी होता है ना। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या है कि क्या हमारी कंप्लेन है और उस कंप्लेन में हमारी जो है क्या मिसकंडक्ट जो है कौन सा रूल लगेगा, वो यहाँ पर जरूरी है। तो वो यहाँ पर सबसे पहले जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा यहाँ पर होगा। सेकंड अगर हम बात करें यहाँ पर, तो द डिफेंस स्टेटमेंट सबमिटेड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा जो रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस दी गई थी वो यहाँ पर होगी। देन हमारे पास असेसमेंट ऑफ एविडेंस, यानी कि ओरल डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इंक्वायरी, अगर कोई है तो वो, तो जांच के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों मौखिक या दस्तावेजी का मूल्यांकन होगा। एंड द फाइंडिंग ऑन ईच आर्टिकल ऑफ चार्ज विद द स्पेसिफाइड रीजन, प्रत्येक आरोप पर विशिष्ट कारणों के साथ जो निष्कर्ष निकला वो यहाँ पर होगा हमारा। ठीक है, तो ये चीज होगी। नेक्स्ट हमारा जो है, तो हमारे जो है 4 क्वेश्चन अभी तक अगर हम बात करें 9 से लेकर, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 तक सीधा जो है हमारा 4 नंबर के क्वेश्चन थे। तो यानी कि 4 जो क्वेश्चन है वो हमारे पास सीधे पूछे गए थे, 4 जो हमारे क्वेश्चन थे वो अभी तक हमारे पास जो है सीधे पूछे गए 4 नंबर के। अब वापिस से हमारे पास स्प्लिट वाइज आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट है, व्हाट इज इफेक्टिव डेट ऑफ स्टेपिंग अप ऑफ द पे ऑफ द सीनियर ऑफिसर। 1 लाइन आपको लिखनी है, वरिष्ठ अधिकारी का वेतन स्टेप अप करने की प्रभावी तारीख क्या है, एक पंक्ति में उत्तर दे। सेकेंड हमारा है, while calculating the standard license fee of a residence what percentage of a capital cost be applied। किसी भी निवास की जब आप मानक लाइसेंस फी के परिकलन में कितना प्रतिशत पूंजीगत लागत प्रयोजन लागू होगा, ये आपको 2 पंक्ति में आंसर देना है। ठीक है, एक ही नंबर का है, यहाँ पर बोला गया सिंपल एक में, क्योंकि एक में आपका हो जाएगा कि भाई जूनियर प्रमोट है उसके अकॉर्डिंग हम देते हैं। यहाँ पर आपको 2 पंक्ति में आंसर देना है कि जो भी कैपिटल कॉस्ट हमारी कितना होता है, बेसिकली 6% जो है हमारा कैपिटल कॉस्ट का होता है। कैपिटल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड है वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। हमारा थर्ड, व्हाट इज द परमिसिबल पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ गवर्नमेंट क्वार्टर आफ्टर द गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्स ऑन द सुपरएनुएशन। 2 लाइन में लिखना है आपको। एक नंबर का क्वेश्चन है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति अधिवर्षितता के पश्चात सरकारी आवास के प्रतिधारण की अनुत्य अवधि कितनी होगी, कितने टाइम के लिए रिटेन कर सकता है। 2 पंक्तियों में आपको इसका उत्तर करना है। नेक्स्ट हमारे पास एक और है, 1 नंबर का, राइट द 3 tiers ऑफ द जुडिशरी विद रेफरेंस टू इंडियन लीगल सिस्टम। 4 पंक्तियों में आपको इसका आंसर करना है। भारतीय विधिक तंत्र के संदर्भ में त्रिचरणीय त्रिस्तरीय न्यायपालिका का उल्लेख करें। तो आंसर हमारा जो है 13 का, पेन लीगल टीयर्स के बारे में बेसिकली अलग अलग पार्ट है, ऐसा नहीं कि एक ही चीज से रिलेटेड जो है हमारे पास सारे हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टेपिंग अप, यानी कि वेतन स्टेप अप के अकॉर्डिंग इफेक्टिव डेट इज द डेट ऑन विच द जूनियर ऑफिसर पे इज रेज टू मैच द सीनियर। तो इफेक्टिव डेट कौन सी होती है, जिस दिन हमने जूनियर की पे रेज की है सीनियर की पे मैच करने के लिए, वो हमारे डेट होते हैं। तो प्रभावी तिथि वह तिथि है जिस दिन कनिष्ठ अधिकारी का वेतन वरिष्ठ के बराबर बढ़ाया जाता है। सेकंड, लाइसेंस फी। लाइसेंस फी क्या होती है, जो भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से रेजिडेंशियल फैसिलिटी मिलती है, क्वार्टर मिलता है, उसका जो आप रेंट पे करते हो, दैट इज लाइसेंस फी। एफआर में हम पढ़ते हैं कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो इट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द फिक्स परसेंटेज। 6% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट जो है रेजिडेंस का वो हम यहाँ पर लेते हैं, या फिर एम्प्लॉय की जो हमारी 10% ऑफ द बेसिक पे, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो हमारे पास जो रूल्स रेगुलेशन है वो हम यहाँ पर उसके रिगार्डिंग मेंशन कर देंगे। नाउ द थर्ड पार्ट इज रिटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट हेडक्वार्टर आफ्टर द रिटायरमेंट। क्या गवर्नमेंट सर्वेंट जो है रिटायरमेंट के बाद क्वार्टर को रिटेन कर सकता है। तो अपॉन सुपर एनुएशन रिटायरमेंट के बाद एन ईएमआरएस एम्प्लॉय कैन रिटेन द स्टाफ क्वार्टर फॉर ए पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। तो आप जो है 4 महीने के लिए रख सकते हैं
हैं, है ना। 2 मंथ्स ऑन दी नॉर्मल लाइसेंस फी, 2 महीने तक परमिसेबल है कि 2 महीने तक आप रख पाएंगे। नॉर्मल लाइसेंस फी दो जो भी आप दे रहे थे उसी के अकॉर्डिंग आप 2 महीने तक रख सकते हो। उससे ज्यादा अगर आपको करना है तो 2 महीने तक और परमिसेबल है, लेकिन जो आपकी नॉर्मल लाइसेंस फीस थी उसका आपको डबल देना होगा। अगर जो 2 महीने आपकी 1000 रुपए फीस थी तो आप 1000 रुपए दे रहे थे, अब 2 महीने और आपको देना है तो 2-2000 रुपए महीने की आपको फीस देनी पड़ेगी, फिर आप रिटेन कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद एक ईएमआरएस कर्मचारी स्टाफ क्वार्टर को 4 महीने की अवधि के लिए अपने पास रख सकता है। 2 महीने सामान्य लाइसेंस शुल्क पर, 2 महीने सामान्य शुल्क के दोगुने शुल्क पर जो है वो आप रख सकते हो, वो परमिसेबल है। देन हमारे पास है 4 लाइन में आपको आंसर करना है, 3 टायर्स ऑफ दी जुडिशरी इन इंडिया। तो इंडियन जुडिशरी सिस्टम 3 टायर सिस्टम हम सबको पता है। एट द टॉप हमारे पास कौन है? एट द टॉप इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बिलो इट आर द हाई कोर्ट एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पर हमारे पास क्या है? हाई कोर्ट है। एंड थर्ड हमारे पास एट द बेस हमारे पास क्या होता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, वो है। तो भारत की न्यायपालिका 3 स्तरीय प्रणाली है। सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय है, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय है, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। जिला व निचली जो अदालतें हैं वो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा जो है अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फी? फी क्या होती है? एक लाइन में आपको उत्तर बताना है फीस क्या होती है। फीस हम सबको पता है। फीस जो है जब भी आप अपनी कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो किसी पर्सन को, पब्लिक बॉडी को, प्राइवेट बॉडी को, तो उसके चलते जो आपको जो भी पैसा मिल रहा है, जो भी रिनोवेशन मिल रहा है, दैट इज योर फीस। फीस हमेशा आउटसाइड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मिलती है, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूटी, इनसे नहीं मिलेगी, इसके अलावा मिलेगी। ठीक है, वो हमारे पास क्या है? फीस है। गवर्नमेंट की सैंक्शन जरूरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की सैंक्शन के बाद ही मिलती है, विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। सेकेंड हमारा है द पे एंड अलाउंसेस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डिसमिस और रिमूव्ड सीज फ्रॉम द विच डेट। बर्खास्त या पदच्युत सरकारी कर्मचारी के वेतन और भत्ते किस तारीख से दे नहीं रखता है? एक पंक्ति में आपको इसका उत्तर देना है। तो जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको कोई पे है, अलाउंसेस है, हम कब देते हैं? जब वो उस पोस्ट पर है, जिस दिन वो डिसमिस हुआ, जिस दिन वो रिमूव हुआ, उसका पे अलाउंसेस मिलना उसी दिन से बंद हो जाएगा। थर्ड हमारा एक ही नंबर का है, द लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ लाइसेंस फी शैल कमेंस फ्रॉम द विच डेट। तो 1 से 3 लाइन में आप इसका आंसर कर सकते हो। लाइसेंस शुल्क के भुगतान का दायित्व किस तारीख से आरंभ होगा? अगर आपको सीधा एक लाइन में आंसर करना है तो सिंपल क्या है, जिस दिन एम्प्लॉय जहाँ के जो है वहां पर रहने लग गया उसी दिन से हमारा, यानी कि जिस दिन हमारा ऑक्यूपाई हो गया उसी दिन से हम लाइसेंस फी लेना शुरू कर देते हैं। अगर इसमें आपको डिटेल में लिखना है तो हमारे पास जो है एक्नॉलेज से 8 दिन का समय होता है। 8 दिन के अंदर एम्प्लॉय को जो है वहां पर रहना शुरू कर देना होता है। तो 8 दिन के अंदर जो है यहाँ पर ऑक्यूपाई करना जरूरी है। देन हमारे पास है पार्ट नंबर डी। अगेन जो है 1 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेंथी है बट नंबर एक ही हमारा। सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू सी एनी डिस्प्यूट बिटवीन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट। सेकंड, बी स्टेट ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट ऑन द अदर साइड। थर्ड, बिटवीन 2 और मोर स्टेट इफ डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। Fact on which existence or extent of a legal right depends. The above para explain with jurisdiction of Supreme Court. तो उच्चतम न्यायालय के पास जो है भारत सरकार और राज्य के मध्य अगर कोई केस है या एक पक्षकार के रूप में राज्य और दूसरे पक्ष में जो है दूसरा राज्य है, यानी कि राज्य बनाम एक या एक से अधिक राज्य है, तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य किसी भी विवाद के निस्तारण की शक्ति है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। यदि विवाद में विधि या तथ्य का प्रश्न अंतग्रस्त हो तो जिस पर विधि अधिकार का अस्तित्व निर्भर करता है, उपयुक्त पैरा में आपको बताना है कि उच्चतम न्यायालय की किस अधिकारिता का वर्णन है, यह आपको यहाँ पर बताना है। आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा पार्ट ए, फीस एंड जुडिक्शन के बारे में, फीस क्या होती है वो हमने बात कर ली। तो फीस क्या है? रिकरिंग और नॉन रिकरिंग पेमेंट फ्रॉम ए सोर्स अदर देन दी कंसोलिडेटेड फंड। संचित निधि के अलावा किसी अन्य स्रोत से आवर्ती और अनावर्ती भुगतान हो सकता है। रिकरिंग भी हो सकता है। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो चीज रिपीट हो रही है, जैसे आप आरडी लगाते हो ना, तो वैसे भी हो सकता है। और नॉन रिकरिंग कभी कभी मिलेगी, 6 महीने एक बार मिलेगी, साल में एक बार मिलेगी, इस तरीके से। सेकेंड हमारा सेसेशन ऑफ द पे। पे हम कब से रोक देते हैं? अगर एम्प्लॉय डिसमिस हुआ या रिमूव, तो सेसेशन फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसमिसल और रिमूव। बर्खास्तगी या पदच्युति की तारीख से बंद हो जाएगा। जिस भी दिन एम्प्लॉय को रिमूव कर दिया या डिसमिस किया उसी दिन से उसका पे और अलाउंसेस जो है वो हमारा बंद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है थर्ड है लाइबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ लाइसेंस फी। इट कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ऑक्यूपेशन पोजेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो लाइसेंस शुल्क का दायित्व जिस दिन आवास ग्रहण हो गया, कब्जा लेने की तिथि से शुरू हो जाता है। देन हमारे पास है 14th का दी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो दिस डिस्क्राइब दी ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल जो जुडिक्शन है उच्चतम न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र बताता है। आर्टिकल 131 यानी कि अनुच्छेद 131 जो है वो दर्शाता है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 भी हमारे पास जो है पार्ट्स में है, वन वन पार्ट्स में है। तो पहला हमारा जो है एक नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, व्हाट आर द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच गवर्नमेंट सर्वेंट क्लेम ट्रैवलिंग अलाउंसेस ऑन ट्रांसफर फॉर हिज अनमैरिड सिस्टर। अगर हमें अनमैरिड सिस्टर को इंक्लूड करना है, उसका एडवांस लेना है, किस कंडीशन में ले सकता है। बेसिकली आपसे ये पूछा गया है कि अगर सिस्टर है अनमैरिड है तो वो कब कंसिडर होगी। सबसे पहले अनमैरिड है तो क्या होना चाहिए, बस डिपेंडेंस होनी चाहिए, क्योंकि माइनर का केस हमारा होता है ब्रदर के केस में, सिस्टर के केस में नहीं होता है। अगर सिस्टर कमा नहीं रही है, अनमैरिड है, तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। तो निम्नलिखित में से किन शर्तों के अधीन सरकारी सेवक स्थानांतरण होने पर अपनी अविवाहित बहन के लिए यात्रा भत्ता का दावा कर सकता है। ए पंक्ति में आपको उत्तर देना है। सेकंड हमारा एक नंबर का है, For availing of LTC, how can a declared place of visit be changed? Please write one line. तो छुट्टी यात्रा रियासत का उपभोग करने के लिए घोषित यात्रा स्थल में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है। तो जब भी आपको LTC आप लेते हो तो हमेशा आप अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को बताते हो किस प्लेस पर आप जाने वाले हो। तो अगर आपने पहले प्लेस बता दिया और बाद में प्लान चेंज हो गया तो आपको कब चेंज कर सकते हो, कैसे चेंज कर सकते हो, अगेन आपको कंट्रोलिंग ऑफिसर को रिक्वेस्ट करनी होगी और चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन एक नंबर का है, ब्रीफली एक्सप्लेन कैपिटल रिसिट इन टर्म्स ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो आयकर अधिनियम के संदर्भ में आपको पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियों का संक्षिप्त व्याख्या करनी है। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, एक्सपेंडिचर रिसिप्ट वो आपको, रेवेन्यू रिसिप्ट वो आपको बताना है। देन हमारा फोर्थ, ब्रीफली एक्सप्लेन रेवेन्यू रिसिप्ट इन टर्म्स ऑफ द आईटी एक्ट। तो जो है आपको कैपिटल के बारे में बताना है, आपको जो है यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में बताना है। तो आयकर अधिनियम के संदर्भ में राजस्व प्राप्तियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पूंजीगत प्राप्तियां और राजस्व प्राप्तियां दोनों ही आपको बताना है। हिंदी में यह यहीं पर जो है मेंशन कर दिया है, बट ये राजस्व प्राप्तियां यहाँ पर है। ठीक है, एक एक नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर है। तो हम बात करते हैं सबसे पहला सेक्शन, कंडीशन फॉर टीए फॉर द अनमैरिड सिस्टर। तो अनमैरिड सिस्टर की अगर एडवांस लेना है तो क्या है, अलाउड ओनली इफ शी इज होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड नॉर्मली रिजाइड विद हिम। तो गवर्नमेंट सर्वेंट पर डिपेंडेंसी जरूरी है। अब इसमें ऐड करना चाहो तो डिपेंडेंसी कंडीशन ऐड कर सकते हो कि 9000 प्लस डीआर से उसकी कम इनकम होनी चाहिए, तब हम लेंगे। तो तभी अनुमेय है जब वह पूर्ण आश्रित और सामान्य साथ रहती हो। सेकंड हमारा, चेंज ऑफ द डिक्लेयर्ड प्लेस इन एलटीसी, ये क्या कहते हैं, it can be changed with prior permission of the competent authority before the commencement of the journey। अपनी जर्नी शुरू होने से पहले अगर आपका प्लान चेंज हो गया तो आप चेंज करवा सकते हैं। तो यात्रा प्रारंभ से पहले प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से बदला जा सकता है। तो हमारा बी ऑप्शन हो गया। नाउ द थर्ड जो हमारा है, थर्ड पार्ट क्या कहता है, कैपिटल रिसिप्ट, एंड फोर्थ पार्ट कहता है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में बताओ। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, जीएफआर में चैप्टर नंबर 4 में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट आर दोज नॉट अराइजिंग फ्रॉम द रेगुलर इनकम ऑपरेशन एंड जनरली नॉट टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफाइड लाइक सेल्स ऑफ एसेट। तो रेगुलर इनकम कहां से, कैपिटल से, जो आपको कैपिटल से मिल रही है वो आपकी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। तो पूंजीगत प्राप्तियां वे हैं जो नियमित आय से नहीं होती और सामान्यतः कर योग्य नहीं होती जब तक कि निर्दिष्ट ना हो। जैसे कि आप सेल कर रहे हो एसेट का, तब आपके पास आएगा, तो वो आपके पास। तो कैपिटल एसेट, अपने जो कैपिटल लगा उसकी वजह से जो चीजें कमा रहे हो वो कैपिटल रिसिप्ट है। देन आपका है रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि जो रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, आर रेगुलर इनकम रिसिप्ट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन एंड आर जनरली टैक्सेबल लाइक इंटरेस्ट और द फीस। तो राजस्व प्राप्तियां वे हैं जो नियमित आय, व्यवसाय, पेशा से होती है और सामान्य कर योग्य होते हैं। जैसे नियमित आवर्ती आय, जैसे स्कूल है, स्कूल के पास जो बच्चों की फीस आ रही है, जो इनकम आ रही है, दैट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट, हमने एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, स्कूल की बिल्डिंग है, उसकी वजह से हमारे पास पैसा आ रहा है, तो वो जनरली टैक्सेबल नहीं है। जब तक कि अगर हम स्कूल को सेल किया तो कैपिटल गेन में, अगर हमारे पास प्रॉपर्टी थी, हमारी खुद की लैंड थी, हमने सेल किया कैपिटल गेन में, तो हम टैक्सेबल है। तो कैपिटल रिसिप्ट जो कैपिटल की वजह से आ रहा है, रेवेन्यू जो हमारा रेवेन्यू की वजह से आ रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ पर हमारे पास टोटल 15 क्वेश्चंस थे, मैंने आपको सारा बता दिया, आइडिया दे दिया है। आंसर एक बार फिर से क्लियर कर दूं, ये आंसर मैंने आपको ये बताया कि भाई ये पॉइंट्स हैं जो आपको मेंशन करने चाहिए थे, या ये इसका आंसर हो सकता है। आपने जो लिखा है वो आपका गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका लिखने का आंसर का तरीका बिल्कुल अलग हो सकता है, मेरा आंसर लिखने का तरीका अलग हो सकता है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है, कोई स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड आंसर नहीं है कि वन वर्ड है यही आंसर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लर्निंग फैक्टर्स में बात की गई है पर्सनल के एनवायरनमेंट की, हो सकता है मैंने किसी और फैक्टर के बारे में लिखा हो सकता है आपने किसी और फैक्टर के बारे में लिखा है, लेकिन दोनों ही सही हैं। आप भी टीचर हैं, आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग गाइडेंस के तौर पर आप इस वीडियो को लेंगे, ना कि एक स्टैंडर्ड की भाई इसी तरीके से आंसर होना चाहिए था। दिस इज जस्ट फॉर दी गाइडेंस, ठीक है। तो अगर आप तैयारी करें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, हेडमास्टर की, तो स्टडी पोर्टल इंडिया का नंबर 1 टीचिंग इंस्टीट्यूट है, जो आपको प्रोवाइड करता है लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज, और हमारा इंटरव्यू बैच भी अभी स्टार्ट हो रहा है। तो इंटरव्यू बैच भी आप हमारी ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी पर।
आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपना नाम लिखेंगे, स्पेस देखिए सिटी, स्पेस देखिए एग्जाम और शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। आपको आपके एग्जाम से रिलेवेंट सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाती हैं। इसके अलावा जो है आप अगर नोट्स परचेज करना चाहते हैं, ऐसा स्टडी मटेरियल जो कि आसान शब्दों में हो और आपको जो है सारी चीजें क्लियर हो जाए, आपको सिलेबस ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारे पास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही उपलब्ध हैं। यूपीएससी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी कभी भी देखने को मिल सकती है, उसकी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपका एम है दिल्ली प्रिंसिपल, डीओ स्कूल्स में प्रिंसिपल बनने का। केवीएस एनवीएस के लिए टीयर 1 हो यानी कि आपका टीयर 2 हो, ओपन वैकेंसी एलडीसी है, सभी के लिए हमारे पास नोट्स अवेलेबल है, ये भी आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं। या फिर ईएमआरएस के लिए भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रिंसिपल के लिए अवेलेबल है। असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर, एएसओ, एसओ, आपका जो है एओ है, एसएसए है या एसओ है, सभी के लिए नोट्स अवेलेबल है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर रहेगा, यहाँ पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय कोरियर आपको जो है पैन इंडिया डिलीवरी मिल जाती है नोट्स की। अगर आप दिल्ली एनसीआर में ही हैं तो आपको सेम डे डिलीवरी मिल जाती है। इसके अलावा आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे स्टडी पोर्टल अकेडमी, वहां पर अभी हमारे पास इंटरव्यू के लिए भी बैचेस अवेलेबल है, वो आप एडवांस ज्वाइन कर सकते हैं। वी हैव द लाइव बैचेस आल्सो, रिकॉर्डेड बैच आल्सो। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से, तो आप अपना इंटरव्यू की तैयारी भी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस सभी के लिए बैच अवेलेबल है, जो भी आपका एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, सारा कंटेंट पास अवेलेबल है। एक बार फिर से बता दूं, हेल्पलाइन नंबर हमारा रहेगा 8447410108, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर नोट्स, फॉर इंटरव्यू बैच, लाइव क्लासेस, रिकॉर्ड बैच, एवरीथिंग। अपने डिटेल्स हमारे साथ शेयर करेंगे, अपना नाम लिख के स्पेस देखिए अपनी सीट और स्पेस देखिए अपना एग्जाम नाम, ताकि आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं या फिर जो है कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास का लिंक है वो आपके पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एमसीक्यू में एक क्वेश्चन था, मैंने करेक्ट वो करवा दिया था, ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना, बाकी जो है पीडीएफ जो आपके पास गई है उसमें सारा आपके पास करेक्ट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक ऑल द बेस्ट।